Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes students, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन के लिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी का टॉपिक है, जो नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ऑलरेडी पता है कि हम अभी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं फॉर वन शॉट रिविजन्स। ठीक है, और जो भी पीडीएफ नोट से मैं इस वीडियो में पढ़ाती हूँ वो जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने मिल जाएगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग क्या है। तो ब्रीदिंग एक कुछ नहीं है बट सिंपल प्रोसेस है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ओके, तो हमारे टिश्यूज उसको यूज करते हैं ऑक्सीजन को टू ब्रेक डाउन वॉट एवर फूड वी हैव ईटन। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिससे वो CO2 रिलीज करते हैं एंड हमें एनर्जी भी मिलती है। तो जो CO2 रिलीज हो रहा है वो हम एक्सहेल कर देते हैं, हम बाहर छोड़ देते हैं। तो ये इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज ब्रीदिंग? The process of exchange of oxygen from atmosphere with CO2 produced by the cells. So cells बना रहा है CO2 क्योंकि वहां पे ब्रेक डाउन हो रही है ग्लूकोज की। कॉमनली हम इसको रेस्पिरेशन की तरह इस टर्म को, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन को ऑलमोस्ट सेम मानते हैं, बट एक्चुअली जब ब्रीदिंग हो रही है तो हम सिर्फ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर रहे हैं। जब हम इनहेल्ड ऑक्सीजन को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं सेल्स से, जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस को एक्चुअली रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ इनहेलेशन एक्सहेलेशन को क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग बोलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यही चीज मैं तुम्हें बता रही हूँ। जो भी हम खाना खा रहे हैं, दिस इज व्हाट योर ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने क्या किया बेटा? ब्रेक डाउन किया, और हमने क्या रिलीज किया? CO2 को रिलीज किया, एंड हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, दैट इज नथिंग बट एनर्जी। अंडरस्टूड? सो दिस प्रोसेस, फॉर दिस प्रोसेस वी रिक्वायर समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ओके, जो हम इनहेलेशन के थ्रू लेते हैं। नाउ लेट अस सी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से सी फॉर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें पता है कि लंग्स इज गोइंग टू हेल्प, एंड हम पूरा का पूरा डिटेल में करने वाले हैं। बट एनिमल किंगडम में हमने कुछ बेसिक से ऑर्गेनिजम्स किए हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी जो मैकेनिज्म है या जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो कैसे हो रही है, हाउ दे आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड हाउ दे आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेट अस सी। स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, ओके, एंड फ्लैट वॉर्म्स, दैट इज योर प्लेटीहेलमिन्थस, ये सारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। इनमें सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, देयर आर नो स्पेशल ऑर्गन्स मेंट फॉर रेस्पिरेशन, बस सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, एंड ये जो सिंपल डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है? मूविंग फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। ठीक है, अर्थवॉर्म्स में उनकी क्यूटिकल का मीनिंग होता है कवरिंग। तो उनकी बॉडी की जो कवरिंग है वो हेल्प कर रही है फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मीन्स फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इंसेक्ट्स हो गए, जस्ट लाइक कॉकरोच। ठीक है, जस्ट लाइक कॉकरोच इंसेक्ट्स हो गए, उनके पास वी नो दैट दे हैव समथिंग कॉल्ड एज ट्रेकियल ट्यूब्स। ओके, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी वर्ड एक्वेटिक आ रहा है ना, उस टाइम पे हमेशा इट इज गोइंग टू बी व्हाट? गिल्स। Aquatic adaptation for respiration is always going to be what? Gills. ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल, जैसे ही लैंड का अडेप्टेशन आ गया, जैसे ही लैंड अडेप्टेशन आ गया, वैसे ही ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो गया बेटा? लंग्स हो गया। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन हो जाता है लंग्स। ठीक है, दिस इज द अडेप्टेशन फॉर द लैंड। Afterwards, coming to the vertebrates like fishes. Now see, fishes is going to be what? एक्वेटिक। तो एक्वेटिक है तो फिशेस का क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स रहेगा। ओके, अब एम्फीबियंस पे जब भी हम आ जाते हैं, तो एम्फीबियंस का जो है, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो लंग्स होगा, क्योंकि वो लैंड की अडेप्टेशन है। बट जो टैडपोल है, जो उनका लार्वा फॉर्म है, जो वाटर में रहता है, उनके पास हमेशा क्या रहेगा बेटा? गिल्स रहेगा। ठीक है, फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनकी अडेप्टेशन लैंड की है, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? Yes, it is going to be lungs. Okay, frogs में कभी कभार स्किन भी हेल्प करती है फॉर
रेस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन इज गोइंग टू हेल्प। ऐसी रेस्पिरेशन को तुम बोलते हो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलोगे बेटा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, लेट अस कम टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और फिर वो स्ट्रक्चर वन बाय वन करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा? नोज से स्टार्ट होगा। फिर नोज से हम जो इनहेल करते हैं, इट विल गो इनटू योर विंड पाइप, देन इट इज गोइंग टू गो इनटू द लंग्स। ओके, सो वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग अच्छे से उसको समझने वाले, ठीक है। सीना सबसे पहले आ जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, व्हाट वी सी, हमें जो दिख रहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। और ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं उनकी दो पैर होती है, जो दिख रहे हैं उसको बोलेंगे एक्सटर्नल नेयर्स, स्पेशली कॉल देम एज नॉस्ट्रल्स। और जो नहीं दिख रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? इंटरनल नेयर्स। मैं उसकी पिक्चर आपको दिखाती हूँ। और ये दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोल देते हैं नेजल चेम्बर। व्हाट डू वी कॉल इट एज? नेजल चेम्बर। तो नेजल चेम्बर देखो कैसा दिख रहा है, इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, these are your external layers। ये external layers हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट है दिस becomes your internal layers, internal layers, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे हम? नेजल चेम्बर। अब नेजल चेम्बर को भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो पहला हिस्सा है उसको हमने क्या बोल दिया है? वेस्टिब्यूल। दूसरे रीजन को हमने बोल दिया है रेस्पिरेटरी रीजन। यहाँ पे बहुत सारे बेटा कैपिलरीज होते हैं इन द रेस्पिरेटरी रीजन, बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। एंड ये कैपिलरीज की वजह से वहां पे बहुत सारी वार्मथ रहती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। एंड इसकी वजह से जो भी एयर हम ले रहे हैं वो एयर वहां पे वार्म हो जाती है, मॉइस्चन हो जाती है बिकॉज ऑफ कैपिलरीज। तीसरा रीजन है हमारा सेंसरी रीजन। सेंसरी रीजन में ऑब्वियसली सेंसरी एपिथेलियम होगा, और यहाँ पे सेंसरी एपिथेलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी, बिकॉज यू नो दैट द वर्ड ऑल्फैक्टरी इज ऑलवेज रिलेटेड टू स्मेल। The word olfactory is always related to smell. लेफ्ट एंड राइट नोज को डिवाइड करने के लिए एक कार्टिलेज होती है जिसको तुम बोलते हो मिसइथमोइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? मिसइथमोइड कार्टिलेज। तो नेजल चेम्बर जो है 3 इसमें डिवाइडेड है। वेस्टिब्यूल जो डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है, ओके, जिसमें हेयर होंगे। रेस्पिरेटरी में कैपिलरीज होंगे जिसकी वजह से वार्म एंड मॉइस्चर एयर करेगा। सेंसरी में सेंसरी एपिथेलियम होगा जिसकी वजह से तुम्हें सेंस ऑफ स्मेल पता चलेगी, ठीक है। सिंपल है। जैसे ही एक्सटर्नल नेयर्स, फिर नेजल चेम्बर, फिर इंटरनल नेयर्स, जैसे ये पोर्शन क्रॉस होता है एक कॉमन पैसेज आ जाता है फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर का जो कॉमन पैसेज है बेटा सबको पता है, दैट इज फेरिंग्स, ठीक है। अब इस फेरिंग्स में जहाँ पे एयर है उस पोर्शन को हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, जहाँ पे फूड है उस पोर्शन को हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। एंड जो एकदम लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है जो लैरिंग्स के पास है, दैट वी विल कॉल इट एज लैरिंजोफेरिंग्स। कभी कभी उसको हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। लेट अस सी इन द फॉलोइंग डायग्राम। कैन यू सी कि यहाँ से माउथ से वी आर टेकिंग इन द फूड, ओके। सो दिस ग्रीन पोर्शन, what you see over here, this green portion is talking about which pharynx? Oropharynx. It is talking about which pharynx? Oropharynx. फिर उसके बाद जब तुम यहाँ पे देख रहे हो तो दिस पोर्शन विच यू कैन सी ओवर हियर, जहाँ पे सिर्फ एयर रहने वाली है, ओनली एयर इज गोइंग टू बी देयर, दिस पोर्शन यू कॉल इट एज व्हाट? नेजोफैरिंग्स। दैट इज व्हाट? नेजोफैरिंग्स। And जो lower portion of the part है, the yellow region which you can see it over here, now this portion is nothing but laryngopharynx, क्योंकि उसके तुरंत बाद क्या स्टार्ट हो रहा है? लैरिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो एक पार्ट पे कहीं ना कहीं ये कॉमन पैसेज बन रहा है फॉर फूड एंड एयर, इसके लिए इसको कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोल रहे हैं। उसके बाद फूड अपनी जगह चला जाएगा, मतलब ईसोफेगस में चला जाएगा, जिसको तुम फूड पाइप भी बोलते हो। यू कॉल इट एज व्हाट? फूड पाइप ऑल्सो। एंड बाकी एयर कहाँ पे चला जाएगा? ट्रैकिया में, विच यू ऑल्सो कॉल इट एज विंड पाइप। तो दोनों फिर अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे, अपने अपने सिस्टम्स में चले जाएंगे। क्लियर है ये बात? फेरिंग्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन आता है विच यू कॉल इट एज लैरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर बेटा हमेशा एक ही एमसीक्यू आता है कि कार्टिलेजिनियस जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कार्टिलेजिनस पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? लैरिंग्स से। ये एमसीक्यू में कभी कभार बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं। तो कार्टिलेजिनस पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा? लैरिंग्स से स्टार्ट हो रहा है। लैरिंग्स का काम क्या है? टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है।
ओके, साउंड बॉक्स बोलते हैं उसको। अब मेल्स में ना प्यूबर्टी के टाइम पे ये लैरिंग्स जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, एंड जब वो साइज में बड़ा हो जाता है तो वो एक प्रोमिनेंस की तरह दिखता है इन द नेक रीजन, एंड दैट प्रोमिनेंस यू कॉल इट एज व्हाट, एडम्स एप्पल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये लैरिंजियल प्रोमिनेंस जो दिखा रहा है, ठीक है। अब ये इंटरनल लैरिंग्स की वजह से है, तो ये थायराइड कार्टिलेज के ऊपर ऐसे ही एक प्रोमिनेंस दिख जाती है। और ये प्रोमिनेंस क्यों आई है ऐसे बाहर, बिकॉज अंदर लैरिंग्स इज मोर इंक्रीजिंग इन साइज, अंडरस्टूड। सो दैट इज द रीजन कि योर एडम्स एप्पल इज टू मच विजिबल। नाउ the opening of the larynx is called as glottis, and glottis की जो covering होती है उसको बोलेंगे epi, epi means outer, उस covering को बोलेंगे epiglottis। epiglottis का काम क्या है, for example if you can see it here, this opening if it is glottis, and if here you have something called as epiglottis, this is going to work like a flap ऐसे, ठीक है। तो जब भी हम फूड को स्वेलो कर रहे हैं तो फूड गलती से विंड पाइप में नहीं चला जाना चाहिए, इसके लिए उस पर्टिकुलर fraction of second के लिए epiglottis will shut the windpipe so that food doesn't enter the windpipe, understood। तो देखो epiglottis का function क्या है, during swallowing, very important, during swallowing prevents the entry of the food into the larynx। ये MCQ question बन जाता है कि into the larynx है या into the esophagus है, so exactly you should know where it is, okay। These notes, ये notes आपको मिल जाएंगे PDF में डाउनलोड करने के लिए, और अगर ऐसा लग रहा है कि नोट्स चाहिए तो पहले नोट्स डाउनलोड कर लो और फिर तुम वीडियो देख लो, ठीक है, तो वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो उससे आप फटाफट फटाफट वहां पे लिख सकते हो। नाउ सी, आइदर साइड ऑफ द ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के दोनों साइड में तुम्हें एक इलास्टिक कॉर्ड्स दिखेंगे जिसको टू फोल्ड्स ऑफ इलास्टिक टिश्यू बोलेंगे, जिसको बोलेंगे वोकल कॉर्ड्स। अब ये वोकल कॉर्ड्स जो है ना ये वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। पर ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है कि वाइब्रेशन होती कब है, तो एक्सहेलेशन के टाइम, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन प्रोड्यूस साउंड। तो एक्सहेलेशन के टाइम ये जो वोकल कॉर्ड्स है ये वाइब्रेट होती हैं जिसकी वजह से हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एमसीक्यू व्हिच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओके। लैरिंग्स जो है वो तुरंत ही किस में ओपन हो जाता है, ट्रेकिया में। बट एनसीईआरटी में एक लाइन है जिसको समझना है तुम्हें कि फेरिंग्स ओपन्स थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रेकिया, मतलब पहले फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है एंड फिर ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया को बहुत ही कॉमन नाम दिया गया है जिसको तुम बोलते हो विंड पाइप, ठीक है, ओके। ऐसे आदि इनकम्प्लीट रिंग्स के फॉर्म में ऐसे हम हमेशा ड्रॉ करते हैं ट्रेकिया को, ओके। सो दैट इज द कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है वहां पे, ठीक है। ये एक स्ट्रेट ट्यूब है, दिस इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ओके। मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करेगा, और if you remember always we draw trachea, we draw like this and we divide the trachea into two, one entering each lung, correct। तो ये जो डिविजन हो रही है ना, ये एग्जैक्ट डिविजन कहाँ पे हो रही है, तो हमारा जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उस फिफ्थ वाला जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां पे डिविजन हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, याद रखना। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जो ट्रेकिया है वो डिवाइड हो रहा है इनटू राइट एंड लेफ्ट, प्राइमरी बोलेंगे क्योंकि पहली वाली डिवीजन है, तो वी कॉल इट एज व्हाट, प्राइमरी ब्रोंकाई। एक एक ब्रोंकाई एक एक लंग में एंटर हो जाएगी। प्राइमरी ब्रोंकाई अगर सपोज और डिवाइड हो रहा है तो उसको किस में डिवाइड होगा, सेकेंडरी, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ऐसे डिवाइड होते जाएगा एंड फाइनली और छोटे ब्रांचेस बनाते जाएगा। एंड क्योंकि वो ब्रांचेस छोटे हैं इसलिए हम उसको ब्रोंकाई नहीं बोलेंगे, हम उसको ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। अल्टीमेटली ये ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल में एंड होता है, टर्मिनल मतलब एट द एंड होता है, और उसके बाद वो एल्वियोलर सैक के फॉर्म में आ जाता है। सो इफ दिस इज द टर्मिनल ब्रोंक्यूल देन यू विल हैव दीज alveolar sac like structures, okay। So trachea divides into primary and secondary, can you see this, primary, secondary, tertiary bronchi, then bronchioles and all initial bronchioles। ये चीज याद रखना बेटा कि ट्रेकिया में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, ये सारे पोर्शन, ब्रोंकियल्स कौन से, स्टार्टिंग वाले, एंड वाले नहीं, ये सारे के सारे सपोर्टेड है बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। जैसे ही टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ गया इट इज गोइंग टू एंड इनटू एल्वियोलाई व्हिच इज नथिंग बट द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स और बैग लाइक स्ट्रक्चर्स,
यहीं पे ये बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, और यहीं पे तुम्हारे जो गैसेस जो तुम इनहेल कर रहे हो, बस वहीं पे वो मेन एक्सचेंज का साइट हो जाता है विद द ब्लड। एंड फिर वहां से ब्लड किसको पहुंचाएगा बेटा? ब्लड पहुंचाएगा ये वाले जो एयर जो हमने लिए उसको कहाँ पहुंचाएगा? वो टिश्यूज में पहुंचाएगा। क्यों पहुंचाएगा ये भी अभी पता है, क्यों ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। ईच टर्मिनल ब्रोंकाई एल्वेला इज गोइंग टू बी थिन, वेरी इंपॉर्टेंट, थिन होना जरूरी है तो ही एक्सचेंज हो पाएगा। इरेग्युलर वॉल, वैस्कुलराइज्ड मतलब ब्लड सप्लाई है बहुत ज्यादा वहां पे। ये चीज हमेशा बेटा ध्यान में रखना, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि 300 to 350 मिलियन एल्वेलाई है, ये तो याद हो जाता है, बट ये ईच लंग दिया गया है, तो ईच लंग को ध्यान में रखना। एक और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकता है वो है सरफेस एरिया कितनी कवर कर रहा है? 90 to 100 मीटर स्क्वायर। बेटा जब हम देखते हैं एल्वेलाई को, तो अगर तुम्हें पता हो तो हम एल्वेलाई ऐसे ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस, करेक्ट, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स के जैसे, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे छोटे 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 क्यों बना दिए? क्यों एक सिंगल राउंड शेप नहीं बनाया बड़ा? क्यों? क्योंकि हमें सरफेस एरिया को इंक्रीज करना था, एंड सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा? उतना ज्यादा गैस हम एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वो कितनी सरफेस एरिया लेता है? तो दैट इज द क्वेश्चन, विच इज 90 to 100 मीटर स्क्वायर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंड द प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है which is called as lungs. Okay, lungs कितने होंगे? 2, so it means 1 pair। और ये जो lungs होते हैं बेटा, this is covered by membrane, and इस membrane को बोलेंगे pleura। अब pleura is having this outer membrane, then a pleura will have this inner membrane, okay, and then it is covering the lungs, okay, it's going to cover the lungs. So suppose if this is lungs, okay, lungs is lying where? In the thoracic cavity, so this is going to be your thoracic or thorax cavity, and this is your outer pleura, and this is your inner pleura, and बीच में क्या रहेगा बेटा? pleural fluid। okay, so what is present? covered by double, understood why double? outer and inner, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड रहेगा, एंड फ्लूइड क्यों चाहिए हमें? सो दैट वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, दैट इज द रीजन वी नीड फ्लूइड। फ्लूइड और मेम्ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू आउटर पैराइटल प्लूरा एंड इनर विसरल प्लूरा। ओके, एंड आउटर पैराइटल किस तरफ है? मैंने बोला थोरैसिक की तरफ, और विसरल हमेशा विसेरा की तरफ होता है, मतलब वाइटल ऑर्गन्स की तरफ होता है, तो इट इज गोइंग टू बी इन द लंग्स। ओके, नाउ very important pair, hollow, it is hollow, pink, elastic is very important, that is why when you breathe in, breathe out, it can expand and it can reduce the volume accordingly। and जब भी suppose कोई disease हो जाता है lungs का, तो lungs अपनी elasticity को lose करता है। okay, now see, अब यही जो हमने पूरा ट्रैक पढ़ा, कैसे पढ़ा? सी ना, पहले तो ट्रैक याद कर लेते हैं वापस से। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा? नॉस्ट्रल्स, ठीक है, जहां पे तुमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेयर्स के बारे में पढ़ा, करेक्ट। इन दोनों बीच के नेयर्स की जो जगह है उसको हमने क्या बोला? नेजल चेंबर। नेजल चेंबर एक कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर में ओपन होती है, जिसको हमने क्या बोला बेटा? फैरिंग्स बोला। फैरिंग्स जो अभी हम इस पे आ जाते हैं, फैरिंग्स दो जगह ओपन हो रहा है ना, फूड कहाँ जा रहा है? इसोफेगस में, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई। एयर कहाँ जाएगा बेटा? लैरिंग्स में, और लैरिंग्स से किधर जाएगा? ट्रेकिया में, ठीक है। तो फोर्थ हमने क्या पढ़ा? फैरिंग्स से एयर कहाँ जा रही है? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से एयर कहाँ पे जा रही है? ट्रेकिया में, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। हमारी कार्टिलेज कहाँ से चालू हो रही है? लैरिंग्स से, यहाँ से कार्टिलेज स्टार्ट हो जाती है। साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं? लैरिंग्स को बोलते हैं। फिर ट्रेकिया डिवाइड होते जाता है इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंकियल, ठीक है। और ये टर्मिनल ब्रोंकियल का भी एक छोटा सा पार्ट है जो एनसीईआरटी नहीं मेंशन कर रहा है, बट रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल एक छोटा सा पार्ट है जो जस्ट बिफोर द एल्वेलाई स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, कभी कभार ये मिस आउट कर जाते हो, और ये गैसियस एक्सचेंज में पार्ट कर लेता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, ठीक है। जो एल्वेलाई के जस्ट अबाउट, बस छोटा सा एक पोर्शन होता है ब्रोंकियल का, टर्मिनल विल एंड इनटू रेस्पिरेटरी। टर्मिनल ब्रोंकियल तक जितना भी हिस्सा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इसको हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट।
कंडक्टिंग पार्ट मतलब क्या, ये सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रहा है। एयर को कंडक्ट करने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एयर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब फ्रॉम द नोज यू टेक इट टिल द एल्वुलाई, मतलब एल्वुलाई तक उसको पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, कंडक्टिंग पार्ट। अब जब एक बार वो एल्वुलाई में पहुंच गया तो उसको करनी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके लिए जो एक्सचेंज वाला पार्ट है उसको रेस्पिरेटरी पार्ट भी बोल सकते हो। तो एक्चुअली वहां पे एयर डिफ्यूज हो रही है। ये दो जगह हमारा जो टेक्स्ट बुक में मेंशन कर रहा है एल्वेओलर डक्ट्स एंड एल्वेओलाई, ठीक है, दिस इज राइट। जस्ट बिफोर दैट इफ एट ऑल दे आस्क यू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल is playing a role or not, then yes, respiratory bronchiole is playing a role in exchange. Just a diagram to prove what, just to show what we have done right now. So trachea divides into primary, left and right. Primary divides into secondary, secondary divides into tertiary, tertiary divides into more. Now till here you call it as bronchi, 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 or small ho jayega to you call it as bronchioles. Then you have terminal, and can you see there's a small respiratory bronchiole which is ending into the alveoli. Why do you have these bunch of grays or small bunch of grapes like structure, and why do you have these small round? So that it can increase the surface area, और जितना ज्यादा surface area increase होगा उतना अच्छा respiratory surface मिलेगा. I hope this is clear to everyone. Okay, now see, एक चीज हो गई कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। दूसरा तुम्हें याद रखना है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन सा पार्ट आता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा पार्ट आता है। तो यहां तक टिल लैरिंग्स एवरीथिंग इज इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और लैरिंग्स के बाद जितना भी पोर्शन है दैट ऑल विल कम अंडर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एनाटॉमी हो गई। अब कुछ चीजें जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, अच्छे से सुनना। राइट एंड लेफ्ट लंग, दो लंग्स हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें मैं कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होंगे तो वो मैं बता रही हूँ तुम्हें। दिस इज योर राइट लंग, दिस इज योर राइट लंग, एंड दिस इज योर लेफ्ट लंग। अब स्पॉट द डिफरेंस, ओके। तो अगर तुम डिफरेंस देखो तो यहाँ पे 1, 2 और 3 लोब्स है। अब कोई भी चीज को अगर मुझे 3 पार्टीशन में या 3 पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स में अगर डिवाइड करना है तो मुझे पार्टीशंस कितने लगेंगे, 2। तो पार्टीशंस को ही हमने क्या बोल दिया, फिशर। फिशर मतलब एक छोटा सा ऐसे ग्रूव जैसा, डिप्रेशन जैसा लाइन रहेगा, उसको फिशर बोलेंगे। तो फिशर 2 है, एक है हॉरिजॉन्टल, जस्ट बिकॉज इट इज प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। एक थोड़ा ऐसे टेढ़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फिशर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 2 फिशर्स है। बट लेफ्ट लंग में क्या नहीं है, कौन सा फिशर नहीं है, हॉरिजॉन्टल फिशर इज नॉट प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल फिशर इज नॉट प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग। ओके, आई जस्ट, okay, no horizontal fissure, okay, but oblique fissure is common to both. Can you see it is present in right and left lung both? So this you should know that oblique fissure is common to both. यहाँ पे in the left lung it is only 2 lobes, superior lobe and inferior lobe. अगर तुम लेफ्ट लंग देखोगे तो थोड़ा लॉन्ग दिखेगा एज कंपेयर टू राइट। राइट थोड़ा वाइडर है, थोड़ा लार्जर है, ठीक है। फिर ये जो नॉच दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, दिस नॉच, ये जो स्पेस है ये हार्ट के लिए है, तो हार्ट वहां पे प्रॉपरली ऐसे बैठ जाता है। सो दिस पोर्शन और दिस नॉच, नॉच मतलब एक ऐसे खड्डे जैसा, यू कॉल दिस नॉच एज कार्डियक नॉच। सो कार्डियक नॉच कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, लेफ्ट लंग में प्रेजेंट है। किधर प्रेजेंट है, लेफ्ट लंग में। ये जो 2 लंग्स के बीच की जो स्पेस होती है ना, इस स्पेस को, दिस स्पेस यू कॉल, this is very important word which you will also learn in body fluids. This place is called as mediastinum. Okay, the space is called as mediastinum. So heart is lying in the mediastinum, which is the space between the 2 lungs. ठीक है। So right lung में कितने lobes है, 3 lobes है। लेफ्ट लंग में कितने lobes है, 2 lobes है। तो 2 lobes है तो कितना फिशर है, 1 फिशर है। अगर 3 lobes है तो यहाँ पे कितने फिशर्स है, 2 फिशर्स है। हॉरिजॉन्टल फिशर सिर्फ राइट लंग में है, लेफ्ट लंग में नहीं है। एंड ऑब्लिक फिशर एक ऐसा फिशर है जो दोनों लंग्स में कॉमन है। जो what to say, left lung, yes, left lung is having what, cardiac notch for the space that is occupied between the 2 lungs,
दैट इज कॉल्ड एज मीडियास्टर्नम, और वो मीडियास्टर्नम में क्या प्लेस्ड है, हार्ट प्लेस है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब ये लंग्स जो है तुम्हारे, ये प्रेजेंट कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। तो इसके अराउंड इफ यू रिमेंबर देर आर रिब्स लाइक दिस, करेक्ट, ऐसे रिब्स है, ऐसे रिब्स आएंगे, ठीक है। सो ये बोन यहाँ पे एक बीच में एक बोन आ जाएगा विच यू कॉल इट एज चेस्ट बोन। तो ये एक बोनी केज के अंदर है। उस चेम्बर को या उस बोनी केज या उस बोनी चेम्बर को तुम क्या बोलते हो, थोरैसिक चेम्बर। तो एक एयर टाइट चेम्बर की तरह थोरैसिक चेम्बर काम करती है, जहां पे हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है दैट इज लंग्स इज प्लेस्ड इनटू इट। ओके, हार्ट भी वहीं पे है, बट अभी हम लोग लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट थोरैसिक कैविटी कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो ये एक एयर टाइट चेम्बर है, इट इज हैविंग लंग इनसाइड इट। और चलो इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। मतलब बाउंड्रीज मतलब डॉर्सली क्या है, वेंट्रली क्या है, साइड्स में क्या है। ओके, सो सी नाउ, सी दिस डायग्राम। Okay, if I talk about this diagram, the back side you have the vertebrae and this side you call it as dorsal. Okay, the front side, this is the chest bone, which is this bone sternum. ठीक है, तो इसको ये साइड कौन सी हो गई, वेंट्रल, वेंट्रल साइड। ओके, ठीक है। Now the sides where the ribs are present, you call it as lateral side. And this is the side which is like below, you know, the inferior part, you can call it. So this is a chamber which is, you know, properly laterally, ventrally, dorsally you have these walls, and these walls close and become a one good airtight chamber which you call it as thoracic chamber. So if you see this, can you see, dorsally you have presence of vertebral column, so this is dorsal, and dorsally you have presence of vertebral column. Then ventrally you have presence of sternum, and that is chest bone. At the sides there is ribs, and the lower side or the inferior side you have a diaphragm which is right now dome shape. Can you see this shape, beta? This I'll tell you what. This shape you call it as which shape? Like this. This you call it as dome shape. ठीक है, तो ये जो इंफीरियर पोर्शन में है दिस इज योर डायफ्राम। तो डायफ्राम जब भी रिलैक्स्ड होता है, व्हेन द डायफ्राम इज रिलैक्स्ड, it is always going to be dome shaped. Okay, diaphragm when it is relaxed, it is always going to be dome shaped, and when it is going to contract, it is always going to be what, when it is going to contract, it is always going to be flat. That we will see when we do inhalation and exhalation. ठीक है, तो ये हो गई पूरी की पूरी स्ट्रक्चर। अब तुम्हें पूरी स्ट्रक्चर पता है कि यू स्टार्ट विद द नॉस्ट्रल्स, देन देयर इज नेजल चेम्बर, देन देयर इज फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन yes, then yes, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। ये प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई किसके अंदर जाते हैं, दे गो इनसाइड द लंग्स। ओके, तो लंग्स के अंदर फिर वो ब्रांचेस अपने बना लेते हैं। सो लंग्स कितने हैं, 2 है इन नंबर, विच वी हैव सीन इन डिटेल। ये सारा का सारा जो सिस्टम है हमारा, जो लंग्स है, ये एक्चुअली कहाँ कहाँ पे एनक्लोज्ड है, या ये कौन से चेम्बर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, थोरैसिक चेम्बर के अंदर। अब ये जो थोरैसिक चेम्बर है उसकी बाउंड्रीज हमने देख ली कि ये चेम्बर बनना कैसे है। तो डॉर्सली you have these vertebrae which is thoracic vertebrae. Ventrally what you have is the sternum which you call it as chest bone. Laterally you have the ribs, and on the lower side what do you have is the diaphragm. I hope this is clear. Okay, अब हम लोग एक्चुअली बात करेंगे कि प्रोसेस की, मतलब अब हम फिजियोलॉजी, हमने अभी कौन सी बात की थी, एनाटॉमी की। अब हम कुछ फिजियोलॉजी पार्ट में जाएंगे कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या है और एग्जैक्टली होता क्या है। हम जब एयर इनहेल कर रहे हैं तो हाउ इट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड, हाउ द टिश्यूज आर रिसीविंग द ऑक्सीजन। सो इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द स्टेप्स जो एनसीईआरटी में दिए, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड वन बाय वन। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखना कि मैं जैसे अभी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, बस उसी वे से तुम लोगों को पढ़ाई करनी है ये चैप्टर की। मतलब हमेशा लेफ्ट साइड में लंग्स ड्रॉ करना है एंड राइट साइड में टिश्यूज ड्रॉ करना है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, इससे तुम्हें आगे सारी चीजें याद रखने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि स्टेप्स इन रेस्पिरेशन क्या है। ओके, ट्रेकिया, लंग्स, ओके, लेट्स
draw on the right side. Let's draw the tissues. Okay, अब देखो ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली लंग से हार्ट में जाएगा, हार्ट से पंप होगा, बट राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टेप्स इन रेस्पिरेशन. सो via the blood it is going to reach where, the tissues. Okay, now सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू इनहेल एंड एक्सहेल ना. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे. तो हम ऑक्सीजन को क्या करने वाले बेटा, इनहेल करेंगे. तो थ्रू नोज वी आर गोइंग टू इनहेल ऑक्सीजन. तो दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू एंटर ऐसे एंटर होगा और फिर नीचे एल्वियोलाई तक जाएगा एंड फिर एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा. फिर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, एंड फिर ये ऑक्सीजन किसको डिलीवर होगा, टिश्यूज को. ऑलरेडी बेटा हमने फर्स्ट इसमें किया कि ये जो टिश्यूज है इसने ऑलरेडी क्या, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन C6H12O6 को रखा है और उसने पहले जो ब्रेक डाउन किया होगा तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा बेटा, CO2 बनाएगा प्लस ATP बनाएगा एंड वाटर वेपर्स. तो यहाँ पे फिर CO2 जो है वो किधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा, यस इन द ब्लड. फिर ये CO2 जा रहा है इधर, फिर ये CO2 जा रहा है इधर, फिर ये CO2 इधर जा रहा है एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग दिस CO2 आउट, करेक्ट. तो हम इस CO2 को बाहर की तरफ एक्सहेल कर रहे हैं. Okay, so we are taking in CO2 and we are taking in oxygen and we are giving out CO2. तो हमने CO2 via the lungs या via the trachea ऐसे हमने बाहर उसको nostrils के थ्रू फेंक दिया, ठीक है. अब देखो, अब ये जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस, ये जितनी भी प्रोसेस है इसको हम स्टेप्स में डिवाइड करेंगे. जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है इधर. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ इनहेल एंड एक्सहेल, मतलब हम एटमॉस्फेयर्स के साथ इनहेल एंड एक्सहेल विथ एटमॉस्फेयर, हमने एटमॉस्फेयर के साथ गैसेस को एक्सचेंज किया. दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप बेटा इधर आ जाता है यहाँ पे, मतलब एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में हो रही है बेटा, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड. तीसरी स्टेप ये आ जाती है कि यहाँ पे तीसरी स्टेप है तुम्हारी, दिस इज योर थर्ड स्टेप. तीसरी स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट व्हाट, वी आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस, ठीक है. अब फोर्थ स्टेप कहाँ पे आ जाती है बेटा, सुनो इधर फोर्थ स्टेप आ जाती है. तो ये किसके बीच में हो रही है, एक्सचेंज हो रही है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है. एंड फिफ्थ स्टेप जो है ये इधर आ जाती है. फिफ्थ स्टेप क्या कर रहा है, सेल इज यूटिलाइजिंग. सो सेल इज यूटिलाइजिंग oxygen for the breakdown of the food, correct, and it gives out what, CO2. so this are the steps. अगर तुम NCERT टेक्स्ट बुक देखो तो बेटा सेम चीज है. पहले हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले रहे हैं एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर को हम बाहर रिलीज कर रहे हैं. तो सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल. फिर हम गैसेस को डिफ्यूज कर रहे हैं अक्रॉस द एल्वेलाई. सो दिस इज बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड. फिर ट्रांसपोर्ट हो रही है गैसेस, उसके बाद डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन द गैसेस आर गोइंग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज. क्या जा रहा है, ऑक्सीजन. फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड क्या आ रहा है, CO2. सो एक्सचेंज इज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज. दैट इज योर फोर्थ स्टेप. एंड फिफ्थ, हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द रिएक्शंस. कैटाबॉलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है. कैटाबॉलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है ऑफ ग्लूकोज एंड वी आर रिलीजिंग energy as well as CO2. Okay, so catabolic, anything where you do the breakdown is called as catabolic reaction. So ये same NCERT के 5 steps है जो हमें ऐसे समझने हैं. हमेशा ऐसे ही draw करना है. left side पे lungs, right side पे tissues. Why I am saying is this is going to help you to understand all the concepts which are there further in this chapter. ठीक है, तो चलो let's move ahead. दूसरी बात, स्टेप्स तो पता चल गए. अब पहले वाला स्टेप क्या है कि वी आर टेकिंग इन
एयर एंड वी आर गिविंग आउट द एयर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग। ये मैंने पहले भी बता के रखा है कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। अब ये होता कैसे है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो व्हेन वी आर डूइंग इनहेलेशन, हाउ वी डू इनहेलेशन, सो हम क्या कर रहे हैं, एयर को एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर लेके जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर द एयर इज मूविंग इनसाइड द लंग्स, करेक्ट, इनसाइड अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर पे हाई प्रेशर होना चाहिए, और हमारे अंदर जो लंग्स का प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ही फिर क्या होगा, एयर विल मूव फ्रॉम आउट टू इन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। तो पहली बात तो प्रोसेस में दो इन्वॉल्व है, वन इज इंस्पिरेशन, वन इज एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन हम एयर अंदर ले रहे हैं इनसाइड द लंग्स, एंड जब हम रिलीज आउट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन। पहले तो इंस्पिरेशन से चालू करते हैं, जो एक एक्टिव प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी लगने वाली है। तो देखो मैंने क्या बोला था, हमें एयर का हमें जो प्रेशर है उसको क्या करना है, यस, कम करना है, सो दैट बाहर से एयर अंदर आ सके। अब देखो ये तुम्हारा प्रेशर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, करेक्ट। सो तुम्हारा जो पल्मोनरी अंदर का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए। अगर प्रेशर कम होना चाहिए तो हमें वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम वॉल्यूम को बढ़ाते कैसे, तो उसके लिए थोरैसिक चेम्बर ध्यान में रखना। कैसे करते देखो, जस्ट ऑब्जर्व दिस डायग्राम, जस्ट इस डायग्राम को शांति से ऑब्जर्व करो। हम डायफ्राम, जो डोम शेप डायफ्राम था हमारा, हम उसको नीचे लेके आ गए, तो हमने उसको फ्लैट कर दिया। तो वी आर ब्रिंगिंग द डायफ्राम डाउन, सो हमने उसको फ्लैट कर दिया, ठीक है। अब देर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स। तो हमने जो ऐसे रिब्स ड्रॉ किए थे, तो रिब्स के बीच में यहाँ पे मसल्स होते हैं, इस मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और ये क्या है बेटा, रिब्स। तो रिब्स, दो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल मसल्स होते हैं, वो हम लोग करेंगे अभी। बट एक्सटर्नल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिब्स ऐसे ऊपर की तरफ इस ऐसे पुल हो रहे हैं, तो हमने और उसको बाहर की तरफ ऐसे ले लिया। ओके, तो हमने क्या किया, ऐसे भी वॉल्यूम बढ़ा दिया, ऐसे भी वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो जैसे ही हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया लंग्स के अंदर का, तो क्या हो गया बेटा, प्रेशर कम हो गया, एंड जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर हमने क्या कर दी, अंदर ड्रॉ कर दी। अब उसको सेम चीज को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, थियरी में कैसे लिखेंगे, देखो। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है, इसके लिए ये एक एक्टिव प्रोसेस है। डायफ्राम and intercostal muscles or external intercostal muscles play an important role. Pressure within the lungs is made less, क्यों, so that atmospheric air can flow to the lungs, inside the lungs, ठीक है। डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से फ्लैट हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, एक रिलैक्स डायफ्राम क्या रहेगा, डोम शेप रहेगा, कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। ये बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसकी वजह से लोअर डाउन हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज हो रहा है, एंड जब वॉल्यूम इस तरफ इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर। सो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर कम हो गया, by simple relation between them. Now, so this is one reason that air is going to enter inside the lungs. दूसरा एक्शन है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो पहले तो समझ लो एक्सटर्नल मसल क्या है। दिस इज रिब्स, दिस इज रिब्स, ओके, दिस इज वन रिब, दिस इज अनदर रिब। यहाँ पे मसल्स है दोनों के बीच में, ठीक है। उसमें बाहर वाले एक्सटर्नल, अंदर वाले इंटरनल इंटरकोस्टल। तो हम सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, तो ये अभी ऐसे ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसने रिब्स को बाहर की तरफ पुल कर लिया है, थोड़ा सा अपवर्ड साइड में पुल कर लेते हैं। सो लिफ्ट द रिब्स एंड स्टर्नम, दोनों को पुल करेंगे। कैसे करेंगे, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो यू आर ग्रोइंग इट लाइक पूरा चेम्बर ऐसे ऐसे ग्रो हो रहा है। जब ऐसे हो रहा है या ऐसे जब भी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। बट अब हम वॉल्यूम कौन सी साइड बढ़ा रहे हैं या हम कौन सी साइड इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम लाइक साइडवर्ड्स एंड यू नो डोर्सो एंड वेंट्रल, लाइक कंप्लीट चेम्बर is going to have the increase in volume. So यहाँ पे वापस increase in volume हो रहा है, but this time the axis is which axis, dorso ventral axis.
सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। सो विद इन पल्मोनरी जो लिखा है ना, इसको एक वर्ड है, इसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया बेटा, कम हो गया। ठीक है, जब हम हमारे प्रेशर्स को कम कर रहे हैं सो दैट बाहर से एयर अंदर आ जाए, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, सीधा। ओके, अब ये सारी चीजें जब भी उल्टी हो जाती है, उल्टी मतलब रिवर्स। ओके, तो ये सारी चीजें जब भी उल्टी हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी, हम बिल्कुल इसका ऑपोजिट करेंगे। मतलब सारे मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो सारे रिलैक्स हो जाएंगे, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि ये रिलैक्स हो रहे हैं तो हम इसको पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। तो वापस डायफ्राम डोम शेप में आ जाएगा, रिब्स एंड स्टर्नम नॉर्मल हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस कैविटी इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर विद इन द लंग्स, मतलब कौन सा प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अगर अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो ऑब्वियसली बाय डिफ्यूजन एयर इज गोइंग टू मूव फ्रॉम इन टू आउट। अंडरस्टूड। सो इस तरीके से हम करते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज है वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्सफुली अगर हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं, ऐसे फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड उस टाइम पे तुम्हारे एब्डोमिनल मसल्स भी काम आते हैं। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न इट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू कि हम हमारी इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे बढ़ाएंगे। तो हम उसको एक एडिशनल मसल्स होते हैं एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू वी आर गोइंग टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब नॉर्मली, ठीक है, so we are going to utilize the abdominal muscles also for doing the same. Okay, now very important, I told you that इसको हम negative pressure बोलेंगे क्योंकि हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। नहीं, हम हमारे इंटरनल या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को कम कर रहे हैं सो दैट बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा हो एंड बाय डिफॉल्ट हम इंस्पिरेशन कर ले बाय डिफ्यूजन। नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग हो रहा है, दिस इज अलाउिंग देम टू ईट एंड ब्रीथ एट द सेम टाइम। प्लीज रिमेंबर दिस अगेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसी से पता चलता है, अच्छा पता चल गया कि इनहेलेशन ऐसे होता है, एक्सहेलेशन ऐसे होता है। ओके फाइन, बट अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कितना एक पर्सन के अंदर कितनी कैपेसिटी है या वो कितनी एयर अंदर ले सकते हैं इनसाइड द लंग्स, कितने एयर हम भर सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा। या फिर जब कोई पर्सन नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, एक्सपायर कर रहा है, तो वो कितनी एयर अंदर लंग्स में भर रहा है और कितनी एयर वो बाहर फेंक रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें मेजर करने थे। अब ये सारे पैरामीटर्स मेजर करने के लिए तुम्हारे पास एक टॉपिक है इन एनसीईआरटी विच इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो ये सारे पैरामीटर्स जब हमें मेजर करने थे तो उसके लिए ऑब्वियसली एक इंस्ट्रूमेंट लगेगा, और वो जो इंस्ट्रूमेंट लग रहा है टू मेजर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, उस इंस्ट्रूमेंट को हमने बोल दिया है पायरोमीटर। क्या बोल दिया बेटा? यस, उस इंस्ट्रूमेंट को हमने बोल दिया है पायरोमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। अब पहली बात तो ये समझ लो कि वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में क्या फर्क है। जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन, आई हैव ऑल्सो अपलोडेड इसका सेपरेट लेक्चर, मतलब एक छोटा सा वीडियो है जस्ट टू एक्सप्लेन प्रॉपरली इन डिटेल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा तो वो लेक्चर भी आप जाके देख के फिर यहाँ पे आके समझ लो तो भी बहुत ईजी चला जाएगा। तीना वॉल्यूम क्या होता है बेटा? सपोज ये 1 लीटर का जग है, ओके, और इसको मैंने 200 ml भरा है। तो 200 ml मतलब जब मैं एक हिस्से की बात कर रही हूं तो ये वॉल्यूम है। फिर मैंने एक और वॉल्यूम इसमें ऐड कर दिया एंड दिस इज अराउंड मान लो 400 ml। ठीक है, तो ये एक और 400 ml, हम एक और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने और ऐड कर दिया, अब ये कितना ले सकता है अंदर? 400 ml मोर, तो 400 ml। ठीक है, तो अभी अगर इससे ज्यादा वो नहीं ले पा रहा है, सो अब मुझे पता चला, जो पहली बार मैंने 200 ml डाला, फिर 400 डाला, फिर 400 डाला, अब ये जार फुल हो गया है। तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी हुई? तो हमने ये तीनों वॉल्यूम्स को क्या किया? ऐड कर दिया।
ठीक है। तो जब हम कोई एक हिस्से की बात कर रहे हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वॉल्यूम की बात, पार्ट ऑफ द कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल द फुल कैपेसिटी इज 1 लीटर, तो हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं 200 ml, तो ये जो 200 ml है वो क्या है बेटा, वॉल्यूम है। पर जब हम दो से ज्यादा वॉल्यूम ऐड कर देते हैं तब हमें उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम दैट द लंग्स कैन होल्ड और मैक्सिमम वॉल्यूम दैट अ कंटेनर कैन होल्ड, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक है, सो मैक्सिमम वॉल्यूम इज कैपेसिटी। ओके, तो हम पहले वॉल्यूम्स की बात करेंगे, तो हम पहले सिंगल सिंगल पैरामीटर्स की बात करेंगे एंड फिर हम दो पैरामीटर्स को ऐड करके हम कैपेसिटी की बात करेंगे। ठीक है, इसको इजीएस्ट वे में पहले मैं बता देती हूँ कैसे याद रखना है, फिर एनसीईआरटी के मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे डाले हैं नोट्स में, तो उसको भी मैं दिखा दूंगी कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी में भी क्या दिया है। ठीक है, क्यों करना जरूरी है ये, इससे हमें फंक्शंस पता चलेंगे कि लंग्स बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स इतनी एयर ब्रीद इन कर सकता है और अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है और वो उतनी एयर ब्रीद इन नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्पायरोमीटर, तो मुझे समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस, मतलब लंग्स से रिलेटेड के फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। सपोज ओके, यू आर इनहेलिंग अ अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, तुमने एक अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल किया। ठीक है, नाउ दिस अमाउंट ऑफ एयर दैट यू हैव इनहेल्ड, दिस यू कॉल इट एज व्हाट, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब जितनी इनहेल करोगे उतनी ही एक्सहेल करोगे, तो बेटा सेम, इट इज सेम बेटा, ये डबल अलग अलग नहीं है। जितना तुमने टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया उतना ही तुमने टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल किया, तो ये भी तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम। तो जितना एक पर्सन नॉर्मली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। आई राइट इट हियर, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब पहले इंस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इनहेलेशन। तो एक बार तुमने टाइडल वॉल्यूम इनहेल कर लिया, ठीक है, फिर तुम क्या करते हो, और एक्स्ट्रा वॉल्यूम इनहेल करते हो, मतलब तुम दिस वे, सो दिस इज नॉर्मल ब्रीदिंग। एडिशनल वॉल्यूम तुम, यू आर फिलिंग इट इनसाइड दी लंग्स। तो सीना, जो एडिशनल वॉल्यूम तुमने इनहेल किया है दैट इज दिस। ओके, सो दिस इज द एडिशनल वॉल्यूम, दिस मच। ठीक है, ये जो एडिशनल वॉल्यूम तुमने इनहेल किया है उसको बोलते हैं IRV, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व मतलब हम यूजुअली यूज नहीं कर रहे, नॉर्मली जरूरत पड़ रही है तभी हम, we are forcefully you are doing it. Okay, so that is the additional volume that you have inhaled. अब सेम चीज एक्सहेलेशन में हो रही है, तो टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल कर लिया, उसके बाद एडिशनल वॉल्यूम यू आर एक्सहेलिंग। ओके, सेम यहाँ पे जैसे वो एडिशनल वॉल्यूम, सिर्फ एक पार्ट, क्योंकि मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ उस पार्ट की बात कर रही हूँ जो हमने एडिशनल लिया, मतलब टाइडल वॉल्यूम इसमें नहीं आएगा। टाइडल वॉल्यूम से जो एक्स्ट्रा हमने एयर एक्सहेल किया है या इनहेल किया है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ERV, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब इतना इनहेल और एक्सहेल करने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग्स में रहेगा, एंड वो जो कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग्स में रहेगा उसकी वजह से लंग्स कोलैप्स नहीं हो रहे, एंड इस वॉल्यूम को बोलते हैं RV, विच यू कॉल इट एज रेसिड्यूल वॉल्यूम। विच यू कॉल इट एज रेसिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, अब कैपेसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे वॉल्यूम्स हो गए। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब कितनी एक इंसान में मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर तुम कितना इनहेल कर सकते हो। तो अब हम दो वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे, तो कौन से दो वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे, कितना तुम इनहेल कर सकते हो। पहले तो तुमने टाइडल वॉल्यूम इनहेल कर लिया, ठीक है, और टाइडल वॉल्यूम इनहेल करने के बाद तुम इसको इनहेल कर रहे हो, IRV को भी इनहेल कर रहे हो, तो ये कंप्लीट तुम्हारी क्या हो गई बेटा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो व्हाट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, व्हाट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यस, TV प्लस IRV, वेरी गुड।
करेक्ट। अब लेट अस मूव टू सेम थिंग, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सेम टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल किया, एंड टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल करने के बाद जो एक्स्ट्रा एयर तुम एक्सहेल कर रहे हो, ओके, सो दैट पोर्शन इज व्हाट योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सो दिस पोर्शन इज EC which is again TV plus ERV, करेक्ट, फाइन। अब देखो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, कंप्लीटली टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, तो जब हम सारे के सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे देन दिस इज गोइंग टू गिव यू टोटल लंग कैपेसिटी। तो TLC इज इक्वल टू एवरीथिंग ना, IRV प्लस TV प्लस ERV plus RV. This is going to be total lung capacity. Now, if I want to talk about vital capacity, तो vital capacity मतलब कितने पोर्शन ऑफ द लंग्स है जो तुम एक्चुअली यूटिलाइज कर सकते हो, फुल कितना यूटिलाइज कर सकते हो, पूरे टोटल लंग कैपेसिटी में से कितना हम एक्चुअली में यूटिलाइज करते हैं, वेदर इट इज फॉर इंस्पिरेशन, वेदर इट इज फॉर एक्सपिरेशन। So how much actually we are utilizing? We are actually utilizing this green dot, correct, from here to here, and this portion, you know, when you leave the what to say RV, जब RV को हम छोड़ देते हैं and only till ERV, this portion you call it as vital capacity. Vital capacity मतलब क्या होगा अभी ये, yes, IRV plus TV plus ERV. Just leave this residual volume from the टोटल लंग कैपेसिटी, समझ आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, देखो फंक्शनल रेसिडुअल मतलब कितना एयर है जो फंक्शनली मतलब नॉर्मली जब तुम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो तो वो कितना एयर है जो हमेशा रहने ही वाला है लंग्स में, क्योंकि एवरी टाइम तो यू आर नॉट गोइंग टू डू फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है, तो कितना हमेशा रहेगा, तो इट वुड बी ERV प्लस RV, unless you don't do forceful expiration, ERV is always going to remain. Okay, so let us now understand again the same terms from NCERT, and this graph is also there, जब आप डाउनलोड करोगे नोट्स को तो आराम से तुम ग्रो थ्रू भी कर सकते हो इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, approximately 500 ml है। A healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. Please remember the values are very very important. तो ये पोर्शन यहाँ पे जो दिखा है ये टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। Now let's move to another part. Inspiratory reserve volume, एडिशनल अमाउंट जो तुम ले रहे हो एयर, नॉट द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जो एक एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल हो रही है दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो अराउंड 2500 ml टू 3000 ml के आसपास होती है। इन दिस पिक्चर दिस इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द ग्रीन वन, ओके फाइन। नाउ लेट्स कम टू ERV. ERV is expiratory reserve volume, एडिशनल अमाउंट जो तुम एक्सेल कर रहे हो एक्सेप्ट द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ये कितना हो जाता है अराउंड 1000 ml टू 1100 ml। सो इन दिस टिक डायग्राम दिस इज योर ERV। सो टाइडल वॉल्यूम छोड़ के जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम एक्सेल कर रहे हैं दैट इज योर ERV। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब हमेशा वो वॉल्यूम ऑफ एयर ऑलवेज एंड ऑलवेज इज गोइंग टू रिमेन in the lungs, and this is because it is going to prevent the lungs from collapsing, ठीक है। इवन ट्रेकिया, ट्रेकिया में भी रिंग्स क्यों है कार्टिलेजेस की, ताकि वो हमेशा एयर पैसेज को ओपन रखे, उसको कोलैप्स नहीं होने दे। तो ये सारे MCQ क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। अब in this particular picture you have this blue color thing as residual volume. तो जैसे तुम कुछ वॉल्यूम्स को ऐड करोगे तुम्हें एक पर्टिकुलर कैपेसिटीज मिलेगी, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो तुम्हें वॉल्यूम्स मिल गए, तुम बस उसको ऐड करते जाओ, देखो ये कैपेसिटी कितनी है, वो कैपेसिटी कितनी है, एक्सपायरेटरी कितनी, इंस्पायरेटरी कितनी है, वाइटल कितनी है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो अब हम जब दो कैपेसिटीज को ऐड कर रहे हैं, मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कैसा मिलेगा, तो हमने टीवी को ऐड कर दिया विथ IRV, तो दिस बिकम्स व्हाट योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, अंडरस्टूड। अब अगर हमें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी चाहिए तो क्या होगा बेटा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में हमें टीवी को ऐड करना है विथ ERV। तो जब हम टीवी को ऐड करते हैं विथ ERV देन व्हाट यू गेट इज, यस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, यू गेट इज EC।
Similarly, VC, I told you कि residual, if you see here, the VC is this portion. So what you're leaving is you're leaving the residual volume, है ना? तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा VC, that is vital capacity. Okay, so vital capacity is ERV, TV plus IRV. टोटल लंग में सारे लंग को सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर दो बेटा. कभी कभार ना इसको मैं ट्विस्ट एंड टर्न भी कर सकती हूँ, वो एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, जैसे कि ERV plus RV is FRC. Correct. So you can see ERV plus RV is what? FRC, which is functional residual capacity that will remain in the lungs after normal expiration. Exact to exact word by word NCERT के definitions कर लेना, ठीक है? I have included that in the PDF also. फिर अगर suppose TV plus IRV क्या है? IC, है ना? TV plus IRV क्या है? IC. तो मैं FRC प्लस IC लिख सकती हूँ, या फिर मैं क्या करूंगी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ऐसे भी बोल सकती हूँ. सो मैं हर एक फॉर्मूला को उसमें डाल के उसको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न करके आपके एमसीक्यूज के ऑप्शंस बना सकते हैं, एंड देन यू नो अकॉर्डिंगली दे विल टेल यू टू सिलेक्ट द राइट वन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग फॉर्मूलाज अच्छे से करके जाओ. सो दैट्स ऑल अबाउट पल्मोनरी कैपेसिटीज, पल्मोनरी वॉल्यूम्स, एवरीथिंग. तो अभी हमने एनाटॉमी पढ़ी, एनाटॉमी के बाद हमने ब्रीदिंग कैसे हो रहा है वो देखा, उसके बाद पल्मोनरी कैपेसिटीज देखे, वॉल्यूम्स देखा. नाउ एग्जैक्टली ये गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं, लेट अस सी दैट. पहली बात तो ये पता होना चाहिए, अब तक हमें ऑलरेडी समझ आ चुका है कि गैसेस जो होते हैं वो एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट. इसका मतलब क्या कि हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ गैसेस आर मूविंग. कोई भी गैस का अगर मैं बोलूं PO2, ठीक है, तो PO2 का मीनिंग होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही बोल रही हूं मैं, प्रेशर ऑफ दैट ऑक्सीजन बट इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. पार्शियल वर्ड में क्यों यूज कर रही हूं, क्योंकि मैं मिक्सचर ऑफ गैसेस को डिफाइन कर रही हूं, ठीक है. लेट अस सी के प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर्स ऑफ CO2, ये कहाँ पे कितना रहता है. ओके, तो एक चीज तो अभी तुम्हें पता है कि लंग्स जो है वो क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द ब्लड. तो वो ब्लड, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसको, जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है टूवर्ड्स द टिश्यूज, ठीक है, और टिश्यूज से जो ब्लड वापस आ रहा है ऑक्सीजन को डिलीवरी करके, दैट वापस आने वाला जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है एंड CO2 का प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है. तो अब सिमिलरली ये बस यही चार्ट है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर जानना है और CO2 का प्रेशर, ठीक है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर. एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर से हमने स्टेप्स याद करो. एटमॉस्फेरिक एयर से जैसे ही हमने एयर लिया, सबसे पहले वो कहाँ जाता है बेटा, एल्वियोलाई में. तो देन यू विल राइट एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के बाद वो किधर जा रहा है, ब्लड में. तो ब्लड में ऑक्सीजन जा रहा है, ओके, एंड यू विल कॉल इट एज डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाउएवर यू वांट टू रिमेंबर. सो यू कैन राइट ब्लड. ओके, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड पहले, ऑक्सीजनेटेड बाद में, तो यू कैन रिमेंबर इट द सेम एज टेक्स्ट बुक. एंड फिर वो कहाँ पे पहुंच रहा है, टिश्यूज में. तो ये सीक्वेंस पहले तो चार्ट की याद कर लो, ठीक है. अब जो भी चीज जहां पे कम होगी वो हमेशा 40 होगी. समझा मैंने क्या बोला, नहीं, चलो समझते हैं. एल्वियोलाई में क्या कम रहने वाला है, CO2 या O2, CO2. तो देखो कितना है, 40, ठीक है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कम रहने वाला है, ऑक्सीजन, CO2 ज्यादा रहेगा, ठीक है. तो कम क्या है, ऑक्सीजन, तो क्या है, 40. ओके, ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड होगा तो क्या कम रहेगा, CO2 कम रहेगा, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, तो कम क्या है, CO2, 40. टिश्यूज में क्या कम रहने वाला है, ऑक्सीजन, क्योंकि वो ऑक्सीजन की वेट कर रहा है और उसने ऑलरेडी CO2 बना के रखा है, तो जो कम रहेगा वो 40. समझा. अब CO2 जहां जहां ज्यादा है वहां वहां वो 45 रहेगा. कहां ज्यादा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो कितना है, 45, और टिश्यूज में तो कितना है, 45, ठीक है. ओके, एंड ऑक्सीजन जहां भी ज्यादा होगा वो 100 के आसपास रहेगा. एल्वियोलाई में सबसे ज्यादा है तो 104, ठीक है, सबसे ज्यादा है तो 104, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95. ओके, तो ये हो गए तुम्हारे गैसेस कितने कहां पे प्रेजेंट. एटमॉस्फेरिक एयर तो आई थिंक याद होगा सबको, ऑक्सीजन इज 160 या 159 के आसपास एंड CO2 इज 0.3.
So these are the pressures of oxygen. This is exact NCERT table of oxygen and carbon dioxide के pressures define कर रहे हैं in blood, in deoxygenated oxygen in alveoli. तो कैसे बेटा मैंने बोला पहले तो gases लिख दो, इंपॉर्टेंट गैस O2 लिख दो एंड उसके बाद CO2 लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, एटमॉस्फेरिक एयर, स्टेप वाइज जाना है। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ओके, चलो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ द गैसेस और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं वो कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब कौन से सिचुएशन में डिफ्यूजन बहुत अच्छा होगा या नहीं होगा, ऐसे। तो बेटा सबसे पहले जो एनसीईआरटी भी मेंशन कर रही है, दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पहला करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस। याद रखना कि जितना ज्यादा गैस सोल्यूबल उतना ज्यादा वो फास्टर डिफ्यूज करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, क्योंकि CO2 ज्यादा सोल्यूबल है, 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। इसके लिए CO2 जो होगा वो हायर रेट में डिफ्यूज होगा एज कंपेयर टू O2। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, बेटा ये बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा थिक हुआ तो डिफ्यूजन रेट कम हो जाएगा, जितना ज्यादा थिन होगा उतना अच्छा होगा। तो थिकनेस जितनी ज्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम। ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। थिकनेस जितनी ज्यादा, डिफ्यूजन रेट उतना ज्यादा। बट थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन बोला तो इट हैज टू बी गोइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हमारी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, चलो चेक करते हैं कि हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन उतनी अच्छी है कि वहां पे डिफ्यूजन गैसेस अच्छे से हो जाए। तो सी नाउ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पहले तो कैसे बन रही है, हाउ आवर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड। तो हमारे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में तीन पार्ट्स है। पहले तो डिफ्यूजन का हो रहा है एल्वेओलाई के लेवल पे, तो दिस इज द एल्वेओलाई। तो यहाँ पे ये हो गया एल्वेओलाई का एपिथेलियम, एपिथेलियम, एपिथेलियम। सो दिस ऑल इज द एल्वेओलर एपिथेलियम, ठीक है। और ऑन द अदर साइड यू हैव दीज एपिथेलियम विच इज ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के एपिथेलियम को हम हमेशा एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि एपिथेलियम है तो इनके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लू कलर, कोई और कलर ले लेते है ना, अगर ये ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन जो है ये एल्वेओलर की मेम्ब्रेन है, ओके। एंड अगर सपोज ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन जो है वो ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन को हम कंबाइन कंसिडर करते हैं एज बेसमेंट सब्सटेंस। So that is becoming one layer. So अगर मैं easy way में उसको आपको बताऊं तो for example if this is the basement membrane and this is the epithelial tissue of the blood vessels, तो एक तरफ blood है, ये उसकी basement membrane है, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे alveoli है, ये उसकी basement membrane है और ये alveoli का epithelium है, ठीक है। तो ये भी क्या है, basement membrane, बट ये किसकी basement membrane है, alveoli की। और यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम, यहाँ पे एपिथेलियम है जिसको तुम बोलते हो स्क्वैमस एपिथेलियम। दोनों जगह बेटा स्क्वैमस एपिथेलियम ही होगा, बट ब्लड वेसल्स के एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम, ठीक है। तो दिस इज वन लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर, और ये दोनों जो कंबाइन होता है दिस इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस, ओके। सो हमारी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है, तीन चीजों से बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेओलाई, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट इज योर एल्वेओलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस। अभी ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है इसकी जो थिकनेस है वो 0.2 mm है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम। तो थिकनेस जितनी कम डिफ्यूजन उतना अच्छा। सो इट इज इवन लेस देन 1 millimeter. इट मीन्स दैट ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर व्हाट, दे आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन, ठीक है। एक टर्म बेटा है जो याद कर लेना, डिफ्यूजन कैपेसिटी इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस दैट डिफ्यूजेस थ्रू द मेम्ब्रेन पर मिनट फॉर अ प्रेशर डिफरेंस ऑफ 1 mm of Hg, ओके। तो बस ये सेम चीजें बेटा यहाँ बताई गई है। हमने एयर इंस्पायर किया, यहाँ से एयर एक्सपायर किया, जो चार्ट में है वही सारे प्रेशर्स यहाँ पे दिए गए, ठीक है। पर तुम्हें मैं क्यों ये एनसीईआरटी डायग्राम्स मैंने इनकॉर्पोरेट किए या मैंने पीडीएफ के अंदर यहाँ पे डाल दिए है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज या डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज जो आते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ सेम चीज है यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड में क्या प्रेशर्स है, ऑक्सीजनेटेड में क्या प्रेशर्स है, बस तुम्हें लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे हो रही है हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि चलो ब्रीदिंग के बाद तो एक्सचेंज होना है, सेकेंड स्टेप तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे पॉसिबल है, तो हमने प्रेशर डिफरेंस के बारे में जाना। तो जब भी हम एल्वेओलाई में है तो प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का ज्यादा है इन द एल्वेओलाई, बट ऑक्सीजन का प्रेशर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें कम है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर पहुंचेगा
towards alveoli. By pressure difference the oxygen will move from alveoli to the deoxygenated blood. ठीक है, तो उस तरीके से ये चार्ट को तुम्हें रीड करना है. Now let's move to transport of gases. Transport of gases में दो gases हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जितना भी ऑक्सीजन ब्लड ने लिया है उसमें से 97% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है एंड वो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं Hb4O2, मतलब 4 ऑक्सीजन के साथ एक हीमोग्लोबिन बाइंड करता है एंड इस स्ट्रक्चर को तुम क्या बोलोगे बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और बाकी का जो 3% है वो 3% जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है इन द प्लाज्मा. ओके, सो डिसॉल्व फॉर्म में कितना परसेंट हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यस 3%, एंड आरबीसी के साथ कितना 97%. सी इफ दिस इज द ब्लड ना बेटा, तो ये ब्लड का प्लाज्मा हो जाता है एंड यहाँ पे दिस सपोज दिस इज आरबीसी और आरबीसी के अंदर होती है हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है. ब्लड कैरीज ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगा, यू नो इट इज गोइंग फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट एंड फिर हार्ट विल पंप आउट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स. ठीक है, 4 molecules very important, 4 molecules of oxygen is called as HbO2 और बस इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सपोज अगर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन इजीली ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है, बट अगर CO2 का प्रेशर बढ़ जाता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है. सो हीमोग्लोबिन जिसका प्रेशर बढ़ गया उसके साथ इजीली बाइंड हो जाता है. CO2 का प्रेशर बढ़ गया तो CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा और ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ गया तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो कहाँ पे बाइंड हो रहा है, हाई PO2 कहाँ पे है बेटा, हमेशा पल्मोनरी साइड में, मतलब लंग्स के साइड में है. इसके लिए उधर ऑक्सीजन बहुत ही इजीली बाइंड हो जाता है विथ हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुंचेगा, टू डिफरेंट टिश्यूज. जैसे ही वो टिश्यूज को ऑक्सीजन दे देगा तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ओके, क्योंकि ऑक्सीजन डिलीवरी दे दी है टिश्यूज को. रिमेंबर द स्टेप्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन गया इन ब्लड और फिर यहां से ऑक्सीजन इज गिवन टू टिश्यूज. ठीक है, अब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऐसे जा रहा है ना, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को दे देता है टिश्यूज को, यहां से वो ऐसे बाइंड होके आया है. ठीक है, तो कितना ऑक्सीजन वो देगा, तो 100 ml ब्लड है, अगर 100 ml ब्लड है तो उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है. 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml के साथ बाइंड करेगा, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन अराउंड 20 ml के साथ बाइंड करेगा विच इज 19.4. 100 ml मतलब 15 ग्राम. अब ये कहा जाता है कि नॉर्मल कंडीशंस में, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट. ओके, कि नॉर्मल कंडीशंस में ये जो हम ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं तो वो 20 ml लेके आया है. ये HbO2 कितना लेके आया बेटा, 20 ml पर 100 ml. ये इतना ऑक्सीजन लेके आया है, 20 ml ऑक्सीजन लेके आया 100 ml ऑफ द ब्लड. तो ये कितना डिलीवर करता है 20 ml में से या 19.4 ml में से, 5 ml वो डिलीवर करता है इन नॉर्मल सिचुएशन. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. बट एक्सरसाइज के टाइम बोलेंगे 5 ml क्यों, बाकी के 15 ml का क्या करेगा वो, तो बेटा वो यूज करते हैं हम एक्सरसाइज के टाइम पे, या जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी में स्ट्रेनियस वर्क के टाइम बढ़ जाती है, उस टाइम पे हम 15 ml इज गेटिंग डिलीवर्ड टू द टिश्यूज. ठीक है, तो वो वापस लेके, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन रहेगा, देखो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन रहेगा, अराउंड 14.4 ml. ओके, या 15 ml. और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन रहेगा, यस अराउंड 5 ml. ठीक है, समझो. तो ये सारे MCQ क्वेश्चंस बन जाते हैं, थोड़े सोचने वाले या थोड़े बहुत ऐसे. अगर तुम्हें नंबर्स पता है तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. ये क्या बात कर रहे हैं, पहले तो ये बता क्या रहा है तुम्हें, ये तुम्हें बता रहा है कि तुम कितना ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाओगे तब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड करेंगे. समझा, तो प्रेशर तुम ऑक्सीजन का बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो. ठीक है, और हीमोग्लोबिन उसको एक्सेप्ट करते जाता है करते जाता है करते जाता है. तो सपोज अगर ऐसी सिचुएशन होती कि जहां पे ये तुम्हारा ऑक्सीजन
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड यहाँ पे परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। सपोज अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि तुमने प्रेशर बढ़ाया 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 और हीमोग्लोबिन बस बढ़ते गया, हीमोग्लोबिन उसको एक्सेप्ट करते गया और एक पॉइंट पे आके वो स्टेबल हो गया क्योंकि हीमोग्लोबिन की सारी सीट्स फुल हो गई, सैचुरेट हो गया। सपोज ये एक सिचुएशन है, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है। हमें कौन सा कर्व मिल रहा है? सिग्मोइड कर्व मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझ लेना। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे परसेंटेज हीमोग्लोबिन है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन बहुत इजीली तुरंत के तुरंत जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, बट हीमोग्लोबिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है। एक पॉइंट पे आके हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को क्या किया बेटा? एक्सेप्ट कर लिया एंड उसके बाद फटाफट 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 एक्सेप्ट करने लगा एंड एक पॉइंट के बाद उसका सैचुरेशन आ गया एंड इसकी वजह से हमें एस शेप्ड कर्व या फिर सिग्मोइड शेप का कर्व मिलता है। अंडरस्टूड? ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि राइट साइड में टिश्यूज और लेफ्ट साइड में लंग्स। अभी बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगेन ऑन द लेफ्ट साइड we have lungs, then blood is transporting it, and then on the right side we have something called as tissues. टिश्यूज के पास अभी CO2 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 है, उसने ऑलरेडी बना के रखा है, वो ऑक्सीजन की वेट कर रहा है और ब्लड यहां से क्या लेके आ रहा है? ऑक्सीजन लेके आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन HbO2 के साथ धीरे धीरे बाइंड कर रहा है, एकदम से बाइंड नहीं कर रहा है। जब भी HbO2 यहाँ पे जा रहा है तो O2 रिलीज हो जाता है टू द टिश्यूज, ठीक है। O2 क्या होता है बेटा? रिलीज हो जाता है टू द टिश्यूज। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि जहां CO2 का प्रेशर ज्यादा है ये टिश्यू CO2 रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और CO2 अपना प्रेशर बढ़ाने लगता है ऑन हीमोग्लोबिन। जैसे ही CO2 ने अपना प्रेशर हीमोग्लोबिन पे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, हीमोग्लोबिन विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग CO2 एंड रिलीज O2, क्योंकि टिश्यूज को तो भी एक ही काम करना है भाई, O2 रिलीज करवाना है हीमोग्लोबिन से, क्योंकि वो वेट कर रहा है O2 की, उसको जरूरत है O2 की टू ब्रेक डाउन व्हाट? ग्लूकोज एंड फॉर एनर्जी। तो ये CO2 का प्रेशर बढ़ते गया, तो ऑक्सीजन को इसने छोड़ दिया, ठीक है। वहां पे तो उसने अच्छे से फ्रेंडशिप कर ली, बट यहाँ पे जैसे ही CO2 ने प्रेशर बढ़ा दिया, Hb ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। तो अगर Hb को ऑक्सीजन के साथ रहना है तो ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू स्टे विद Hb, क्योंकि CO2 का प्रेशर बढ़ गया है। तो अब देखो अब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन मेहनत कर रहा है पर फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ऑक्सीजन की एक्सेप्टेंस आएगी। तो अभी क्या हुआ? ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी फिर जाके Hb ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब ये कहाँ हो रहा है? टिश्यूज के साइड हो रहा है, ठीक है। टिश्यूज के साइड क्या हो रहा है? हाई CO2 है। अब जब हम CO2 ट्रांसपोर्ट करेंगे तब तुम्हें समझेगा कि जहां CO2 हाई है वहां H+ भी हाई हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से क्या हो रहा है बेटा? वहां पे हीट या टेम्परेचर ज्यादा है, सो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। ओके, एंड H+ अगर ज्यादा है तो pH क्या रहेगा बेटा? कम हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक pH हो जाएगा, तो pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो राइट साइड ये कर्व तभी शिफ्ट होता है जब वो टिश्यूज के साइड होता है, ठीक है। उसका उल्टा, जैसे ही ये HbCO2 इधर आ जाएगा टूवर्ड्स दी एल्वियोलाई, अब यहाँ पे किसका प्रेशर ज्यादा है? ऑक्सीजन 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 का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, Hb क्या करेगा? CO2 को छोड़ देगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा, और यहाँ पे एल्वियोलाई के साइड पे या लंग्स के साइड पे थोड़ा सा भी प्रेशर ऑक्सीजन का काम कर लेगा। सो अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड शिफ्ट की, तो देखो थोड़ा सा भी प्रेशर किया कि फटक से हीमोग्लोबिन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड वी गॉट दिस कर्व। सो दिस इज विच शिफ्ट? दिस इज विच साइड का शिफ्ट? दिस इज लेफ्ट साइड का शिफ्ट। अब ये कब हो रहा है? जब बहुत ज्यादा क्या है? O2, ठीक है, PO2 ज्यादा है, ठीक है। फिर H+ कम है, क्योंकि CO2 कम है तो H+ कम हो जाएगा, एंड इसका मतलब pH क्या है? ज्यादा है, और टेम्परेचर क्या है? कम है। सो एग्जैक्टली उल्टा सिचुएशन हो रहा है, सो इट इज लेस CO2।
ओके जो राइट साइड शिफ्ट का एग्जैक्टली उल्टा, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कहाँ हो रहा है बेटा? लंग्स में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेफ्ट साइड शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है? लंग्स में हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि लेफ्ट साइड में लंग्स और राइट साइड में टिश्यूज, ऐसे ही बाय हार्ट करना। तो ओडीसी कर्व्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि राइट साइड शिफ्ट कब हो रहा है एंड लेफ्ट साइड शिफ्ट कब हो रहा है, उसके आंसर्स तुम इजीली दे सको। समझ में आ गया? ठीक है, okay, so now let us see the next part. Okay, now just read the theory what is given for oxygen hemoglobin dissociation curve. Okay, so it says the relationship between the partial pressure of oxygen and percentage saturation. Saturation मतलब कितना hemoglobin utilize हुआ है, या how much oxygen can be carried by the hemoglobin with oxygen is graphically illustrated by a curve, and that curve you call it as what? Oxygen hemoglobin dissociation curve, which is also represented by ODC. Okay, नॉर्मल कंडीशंस में ओडीसी एक सिग्मोइड शेप का मिलेगा या एस शेप का मिलेगा, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द सेंटर वन. ओके, दिस शेप. नाउ अगर वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो इट हैज टू बी एन इंक्रीज एच प्लस, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एच प्लस what is going to be decreased? The pH is going to decrease. Okay, यहाँ पे कुछ P50 करके लिखा है, तो इफ यू कैन सी जब 50% ऑफ द सैचुरेशन हो जाएगा हीमोग्लोबिन का, उस टाइम पे ऑक्सीजन का कितना प्रेशर रहेगा? दैट इज कॉल्ड एज P50. तो PO2 कितना रहेगा? 25 mm of Hg. तब Hb सैचुरेशन 50% होगा. इसका मतलब ब्लड में 50% ऑक्सीजन है, एंड उस प्रेशर को तुम क्या बोलते हो? डिनोटेड बाय P50. ठीक है, PO2 जब 40 mm Hg होगा तब Hb सैचुरेशन 75% होगा. PO2 जब 100 mm Hg होगा तो Hb सैचुरेशन 95% तक हो जाएगा. What are the factors affecting? Now this is simple, right shift and the left shift. ठीक है, right shift में what you have is there is decrease in PO2 and there is decrease in acidic pH, means the pH is going to be acidic, so decrease in the pH. Increase in PCO2 temperature H plus and 2,3-DPG. 2,3-DPG glycolysis के वक्त जो generate होता है, that is your 2,3-DPG, which is diphosphoglycerate. Okay, so this is also going to increase. Now let's come to the next part. दैट जब शिफ्ट टू राइट हो रहा है तो उस इफेक्ट को, मतलब जब भी तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और ऑक्सीजन जब भी डिलीवर हो रहा है टुवर्ड्स द टिश्यू, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज बोर इफेक्ट. मैं इसको कैसे याद रखती हूँ? जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत गर्मी हो गई, बहुत बोर हो गया, सो दैट इज कॉल्ड एज बोर इफेक्ट, जस्ट टू रिमेंबर. उसकी ऑपोजिट इफेक्ट जो हो रही है यहाँ पे शिफ्ट टू लेफ्ट में, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हेल्डन इफेक्ट. इसको बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट. Okay, this is called as Heldon effect. Okay, so you have Bohr effect and Heldon effect. Exactly opposite situation than what is shift to right. ठीक है, shift to left में it is going to always happen in the लंग साइड. यहाँ पे एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन की तरफ, तो इसका मतलब फीटल ब्लड की भी एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है देन दैट ऑफ द एडल्ट. तो वहां पे भी ओडीसी किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? यस, लेफ्ट में. नाउ सी, Heldon effect, Bohr effect, the same thing. You can go through the notes. It is exactly the same thing described in difference between. Then, let's come to the next thing, that is transport of CO2. Transport of CO2 तीन हिस्सों में हो रहा है. जैसे ऑक्सीजन 3% वॉज इन डिजोल्व फॉर्म एंड 97% वॉज विद हीमोग्लोबिन. यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ कितना परसेंटेज जा रहा है? अराउंड 20 to 25% जो है CO2 किसके साथ बाइंड हो रहा है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है. ठीक है, 70% इज गोइंग एज बाइकार्बोनेट आयंस. इस चीज को हमें डिटेल में करना पड़ेगा. ठीक है, एंड 7% इज डिजोल्व इन द प्लाज्मा. तो डिजोल्व फॉर्म ऑक्सीजन का कितना था? 3%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 7%. क्यों? क्योंकि CO2 की सोल्युबिलिटी हायर है देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन. ठीक है, दिस इज योर HbCO2. व्हेन आई टॉक अबाउट दिस HbCO2, तो HbO2 को हमने क्या बोला था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. उसी तरह HbCO2 को हम बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन.
और हम इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो अमीनो ग्रुप से बाइंड होता है ग्लोबिन प्रोटीन, बिकॉज यू नो दैट हीमोग्लोबिन हैज अ ग्लोबिन प्रोटीन एंड इफ देयर इज अ प्रोटीन देयर हैज टू बी एन अमीनो ग्रुप एंड ये अमीनो ग्रुप के साथ बाइंड हो जाता है, इसके लिए HbCO2 को हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब Hb, ये भी बता देती हूँ, जब Hb कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब भी बाइंड होता है तब उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में कार्ब अमीनो और कार्बोक्सी का बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, सो प्लीज रिमेंबर इट। ओके, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, तो उसके लिए ना पहले हम इस पिक्चर को अच्छे से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, टिश्यूज है, ये टिश्यूज है। ओके, टिश्यूज। अब टिश्यूज में हमने क्या बना दिया है, CO2। वी हैव मेड CO2 इन द टिश्यूज। अब ये CO2 किधर जाने वाला है बेटा, ब्लड में। ओके, तो ये ब्लड का प्लाज्मा है और ये क्या है, RBC। ठीक है, अब जो CO2 हमने लिया इन द ब्लड, वो जो CO2 है वो कहाँ पे जाएगा, RBC में जाएगा, वाटर के साथ कंबाइन करेगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा विच यू कॉल इट एज कार्बोनिक एसिड। जैसे ये कार्बोनिक एसिड बनेगा ये इमीडिएटली स्प्लिट हो जाएगा इनटू बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस एंड H+। अब समझा क्यों CO2 बढ़ेगा तो H+ भी बढ़ेगा। ठीक है, ये H+ कौन ले लेता है, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा एंड Hb किसके साथ बाइंड हो जाएगा, H+ के साथ भी बाइंड हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा H+ बन रहा है ना, तो इतना ज्यादा हम एसिडिक अफोर्ड नहीं कर सकते ब्लड को, तो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन एक बफर की तरह काम कर रहा है एंड बफर की तरह काम करके वो क्या कर रहा है बेटा, यस वो H+ आयन के साथ कंबाइन कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इमीडिएटली ये ऐसे स्प्लिट हो जाता है। बेटा एक चीज याद रखना कि ये वाली जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल भी जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, HCO3 माइनस को बाहर भेज देते हैं, नेगेटिव आयंस को, ताकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ना बढ़ जाए और रिएक्शन रिवर्स की तरफ ना चला जाए। ठीक है, और H+ को किसके साथ बाइंड कर देते हैं, Hb के साथ। HCO3 क्योंकि हमने बाहर भेजा है, एक नेगेटिव आयन को बाहर भेजा है, तो हम एक नेगेटिव आयन को अंदर लेते हैं एंड इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट, इसको हैमबर्गर फिनोमिनन भी बोलते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, अब ये चीज जब लंग्स में जा रही है, एल्वेलाई में जा रही है, तो अब हमें सारी चीजें उल्टी करनी, क्योंकि हमें CO2 को बढ़ाना है। तो अब हम जो भी चीजें हमने टिश्यूज के साइड किया था, अब वही चीज हम क्या करने वाले हैं बेटा, यस लंग्स में पूरा उल्टा करेंगे, मतलब Cl को बाहर भेज देंगे, इसको बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, सेम चीज हो रही है, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कार्बोनिक एसिड, तुरंत CO2 H2 प्लस H2O में डिवाइड हो जाएगा। CO2 क्या होगा, एल्वेलस के थ्रू, लंग्स के थ्रू बाहर आ जाएगा। ओके, सो दैट थ्रू एक्सहेलेशन, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सहेल CO2। इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट तुम्हें ये एंजाइम भी याद रखना है विच इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ठीक है, तो बेटा ये सेम रिएक्शन प्लाज्मा में भी हो रही है। कौन सी वाली रिएक्शन, CO2 plus H2O in the presence of carbonic anhydride gets converted into H2CO3, gets splits into H plus plus HCO3 minus। ये सेम चीजें हो रही है कहाँ पे, प्लाज्मा में भी हो रही है, बट इन प्लाज्मा the same reaction is occurring but it is going to be slow as compared to what is occurring in the RBC। ठीक है, और ये जो HCO3 minus जो प्लाज्मा में है, okay, this gets combines with sodium or potassium, ठीक है, to maintain the pH। So now let us understand the same thing in how it is put in words। तो बाइकार्बोनेट आयंस की तरह वो कैसे जा रहा है, CO2 पहले RBC में डिफ्यूज हुआ, फिर वाटर के साथ बाइंड किया, फिर कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड तुरंत डिसोसिएट हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। रिएक्शन फैसिलिटेटेड बाय विच एंजाइम, कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम उसको फैसिलिटेट करता है। ओके, देन this is the same reaction that we have put here, okay, in the form of reaction। H plus ions will bind to hemoglobin and that's why hemoglobin will act as yes buffer। HCO3 minus जो प्लाज्मा में डिफ्यूज हुआ है
ठीक है, वो हम लोग HCO3 को प्लाज्मा में भेज रहे हैं और Cl- को क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा से आरबीसी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को तुम क्या बोलते हो, क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स फिनोमेनन। HCO3 minus that comes out into the plasma joins with what, sodium and potassium forming, yes, NaHCO3 and potassium HCO3, so to maintain the pH of the blood. Now same thing I have explained in the form of the diagram. एट दी एल्वेलर साइड, जब ये लंग्स के पास पहुंच रहे हो तो सारी चीजें क्या हो रही है बेटा, रिवर्स हो रही है व्हेन इट इज गोइंग इन द लंग्स, सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ओके, तो इसकी वजह से CO2 और H2O बन रहा है फ्रॉम H प्लस एंड HCO3 माइनस, सेम थिंग एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। बाइकार्बोनेट आयंस वापस से री एंटर करते हैं इनटू द आरबीसीज, वो किसके साथ बाइंड करेंगे, विद H प्लस बाइंड करेंगे टू फॉर्म व्हाट, कार्बोनिक एसिड, एंड देन क्विकली स्प्लिट्स इनटू H2O एंड CO2। CO2 कहां पे डिफ्यूज हो जाएगा, लंग्स में डिफ्यूज हो जाएगा। सेम जैसे हमने बोला था कि 100 ml ऑफ द ब्लड कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है टू द टिश्यूज, 5 ml। सिमिलरली 100 ml ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 डिलीवर करेगा टू द एल्वियोलाई, 4 ml। ठीक है, सो दिस ऑल्सो बिकम्स योर MCQ type of questions. Okay, next let us come into something which is called as regulation of respiration। मतलब ये जो सारी अपनी respiration की जो system है, जो भी हमने पढ़ा, mechanism of respiration, inspiration, expiration, ये सारी चीजें regulate कैसे होती है। तो बेटा तुम्हें पता ही है कि body में जब भी हम regulation कर रहे हैं या control and coordination करते हैं, तो एक होता है तुम्हारा electrical मतलब nervous control and दूसरा होता है chemical control। तो देखो कैसे चल रहा है। Breathing is what? Breathing is an involuntary process। एडल्ट ह्यूमन कितना ब्रीथ करेगा, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। इन्फेंट्स दे ब्रीथ अराउंड 44 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर चार्ट। यहां पे अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो ब्रेन का जो पार्ट है इट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर। ये जो ब्रेन की जो पार्ट जो यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं उसमें तुम्हें दिख रहा होगा पॉन्स है, मेड्यूला है, तो उस पर हमें अभी ज्यादा फोकस करना है। तो दिस इज योर pons and this is medulla। मेन जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है दिस इज इन medulla, RRC। RRC is what? Respiratory rhythm center। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से अगर तुम देखोगे तो नर्व्स जो है वो जा रही है यहाँ पे इन द इंटरकोस्टल मसल्स एंड इट इज गोइंग वेयर इनटू द डायफ्राम। डायफ्राम में जो नर्व जाती है उसको बोलते हैं फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व इज फॉर द डायफ्राम। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाता है। अब ओके, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ऑन द राइट साइड यू कैन सी दैट वहां पे हार्ट ड्रॉ किया है। हार्ट में द रेड पोर्शन विच यू कैन सी हियर, दिस इज व्हाट, योर एओर्टा। ठीक है, एओर्टा से बाहर कुछ ब्रांचेस आते हैं उसको बोलते हैं कैरोटिड। ठीक है, तो यहां से भी इंपल्स जाते हैं टू द आरआरसी एंड फिर आरआरसी इज गोइंग टू रेगुलेट द मसल्स ऑफ ब्रीदिंग। तो ये कैसे कर रहा है, that we are going to learn in regulation of breathing। Okay, so we will do it in the form of chart। One chart which I am drawing here or which is already there in the notes, this is belonging to NCERT। ये NCERT को belong कर रहा है। ठीक है, and there's one more chart which I have mentioned in this PDF। Okay, there's one more chart, देखो ऐसे। अब ये जो बेटा चार्ट है ना ये थोड़ा डिटेल में है, तो ये मैं आप PDF से कुछ एमसीक्यूज अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में ब्रेन में यू हैव मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर है आरआरसी विच वी कॉल इट एज नथिंग बट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज गोइंग टू हैव नर्व्स टू द मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन। पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर करके होता है, P फॉर पॉन्स, P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज रेट। तो अगर तुम्हें बोला कि रिदम कौन कंट्रोल करता है तो रिदम इज ऑलवेज गोइंग टू बी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और अगर तुम्हें पूछा कि रेट कौन कंट्रोल करता है तो रेट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी
पॉन्स। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना। ये इंस्पिरेशन के रेट को बढ़ाएगा या कम करेगा? तो ये इंस्पिरेशन के रेट को रिड्यूस करता है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, याद रखना। एवरी वर्ड ऑफ दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दूसरा कंट्रोल हो गया केमिकल। केमिकल मतलब कोई कोई प्लेसेस ऐसे हैं इन द हार्ट, इन द ब्रेन, जहां पे कीमो रिसेप्टर्स, और कीमो रिसेप्टर से ज्यादा दे आर गोइंग टू सेंस दिस केमिकल्स। ओके, सो दिस केमिकल्स आर गोइंग टू बी सेंस्ड एट दोस प्लेसेस। और जैसे ही पता चलेगा कि वो केमिकल बढ़ गया या कम हो गया है, तो इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी? आरआरसी को। तो ये केमिकल्स है कौन से? तो ये केमिकल्स है CO2, H+। अगर बॉडी में या ब्लड में CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये केमिकल रिसेप्टर्स उसको सेंस कर लेंगे। तो एग्जैक्टली ये कीमो रिसेप्टर्स है किधर? ये सेंट्रल मतलब ब्रेन में आरआरसी के नियर है, और दूसरा पेरिफेरल में आ जाता है एओर्टा एंड कैरोटिड आर्टरी के नजदीक है। सो एओर्टा में भी ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और कैरोटिड आर्टरी में भी ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो सेंसिटिव होते हैं, केमिकल सेंसिटिव, ये सिर्फ और सिर्फ CO2 और H+ के केमिकल से सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा तो ये सेंस नहीं करेंगे, बट CO2 और H+ बढ़ेगा तो ये सेंस करेंगे, विच बाय डिफॉल्ट मीन्स दैट ऑक्सीजन कम हो गया है एंड बॉडी को इंस्पिरेशन की जरूरत है, एंड दैट इज वाई दे आर गोइंग टू सेंड सिग्नल्स टू आरआरसी एंड टेल टू कंट्रोल द रिदम। ओके, so this is going to give the signals to the RRC. Understood? So nervous control, chemical में कुछ जगहों पे कीमो रिसेप्टर्स है जो सेंस कर लेंगे हाई ऑक्सीजन, नो। किसको सेंस करेंगे? हाई CO2 एंड हाई H+ को सेंस करेंगे। ऑक्सीजन का जो रोल है वो इनसिग्निफिकेंट है, मैंने हाईलाइट करके डाला हुआ है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs. So the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is insignificant. This is exact line by line from NCERT. Understood? Okay. Same thing, but little bit of detail. You will go through it. You will understand the chart. Let us now move to the disorders. What are the diseases, or what are the disorders, or what can be the abnormal or pathological condition which is related to the respiratory system? सबसे पहले जो बहुत commonly पता होता है, that is asthma. अस्थमा में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डायमीटर में शॉर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द नॉर्मल डायमीटर ऑफ ब्रोंक्यूल्स इन asthma what happens is this gets very constricted. ओके, ये डायमीटर एकदम ही छोटा हो जाता है। क्यों? बिकॉज वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया है, किसी चीज से बॉडी ने रिएक्ट कर लिया है, क्यों कोई एलर्जी रिएक्शन हो गया है, उसकी वजह से म्यूकस बहुत ज्यादा जनरेट हो गया है, वॉल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स क्या हो गए? यस, इन्फ्लेम हो चुके हैं, जिसकी वजह से एयर पैसेज का जो रूट था वो कंस्ट्रिक्ट हो गया है, छोटा हो गया है, इसकी वजह से ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं। सो दिस इज मेनली हैपनिंग ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी चीज से एलर्जी हो जाती है तो अस्थमा हो जाएगा। स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है स्मूथ मसल्स की, वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स की। वीजिंग मतलब देयर इज अ साउंड, ब्रीदिंग के टाइम एक टिपिकल साउंड आ रहा है जिसका मीनिंग ये है कि उस पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, ये वीजिंग साउंड इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQs। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। एम्फिजिमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फिजिमा में सबसे पहले एक ही चीज पूछेंगे कि एम्फिजिमा क्यों होता है, तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। एम्फिजिमा में क्या होता है? तो इट इज गोइंग टू डैमेज योर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई डैमेज किधर हो रहा है? तो टिपिकली एम्फिजिमा में हो रहा है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई की वॉल्स अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इतना अच्छे से होता नहीं है, एंड बॉडी को जो अवेलेबल ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो भी सिम्टम्स है वो पेशेंट में दिखने लगते हैं। द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इज गोइंग टू रिड्यूस। ओके, बिकॉज हमने एल्वियोलाई मैंने बताया था क्यों है, बिकॉज व्हेन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, बट यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा? कम हो गया। इस डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग सिगरेट स्मोकिंग, बिकॉज ये टिपिकली स्मोक की वजह से हो रहा है। ऑक्यूपेशनल मतलब ऑक्यूपेशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कोई वर्कर्स है जो ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स एयर में रिलीज हो रहे हैं, और वो पार्टिकल्स वो वर्कर्स बहुत ही एक लॉन्ग टाइम से इनहेल कर रहे हैं, एंड क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से इनहेल कर रहे हैं
ठीक है, तो उसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो है वो जमा हो चुके हैं इनटू द लंग्स, एंड जिसकी वजह से लंग्स अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देता है, एंड जब लंग्स अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देता है तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। प्लीज याद रखना, फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स का। ठीक है, सो कॉमन एग्जांपल्स एंड कॉज ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सपोजर टू सिलिका एंड एस्बेस्टोस डस्ट एट वर्क प्लेस। सिलिकोसिस अगर सिलिका पार्टिकल्स है, और अगर एस्बेस्टोस पार्टिकल्स है तो इट इज गोइंग टू बी एस्बेस्टोसिस। Okay, prevention, obviously you should prevent exposure, wear mask so that is not entering into the respiratory system. ठीक है, और एक वर्ड है called as COPD which is nothing but, इसका सिर्फ नाम याद रखना, क्रोनिक, कोई भी चीज की वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एयर का, सो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, ओके, सो बहुत ही लंबे टाइम से कोई डिजीज है जिसकी वजह से पल्मोनरी में एयर हम लोग बराबर नहीं ले पा रहे, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज COPD, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, फाइन। नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, व्हाट इज दिस बेटा, जो भी हमने पढ़ा है अब तक उसके अलावा यू माइट गेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट वी हैव स्टडीड, सो सम PYQs related concepts or some things that you should know if they can ask you some application based questions. So few concepts I have just mentioned over here, we will go through that, okay, quickly, and then you can download the notes from the Telegram channel, okay, and फिर उसमें से आप रेफर कर सकते हो MCQ सॉल्व करने के लिए। Now see, यॉर्निंग जो होता है वो क्या होता है, यॉर्निंग हम इस वजह से करते हैं क्योंकि हम टायर्ड फील कर रहे हैं और हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो यॉर्निंग ब्रिंग्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ताकि हमारी जो टायर्डनेस है वो निकल जाए। सो यूजुअली हम जब स्लीपी होते हैं या टायर्ड होते हैं उस टाइम पे हम यॉर्न करते हैं, सो दिस इज द रीजन। हिकअप्स, हिकअप्स को सिंक्रोनस डायफ्रामेटिक फ्लटर भी बोला जाता है। ये जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेटरी साउंड है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम followed by sudden closure of the glottis. So sudden contraction of the diaphragm, jerky incomplete spasm, or you can say sharp jerky incomplete inspiratory sound, okay, ये सारे words हमेशा hiccup से related है। Snoring, snoring is a typical noise during the sleep. This is because of the blockage when the person is sleeping, at that point of time the upper respiratory tract I told you, yes, it is still the larynx, okay, so upper respiratory system में blockage हो रहा है by the tongue or maybe due to any reason, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, yes, noise आ रही है during the sleep. Sneezing, कोई भी stimulus आ गया to the nasal mucosa, so the body is trying to prevent you टू एंटर, लाइक बॉडी क्या करेगी, बॉडी प्रिवेंट करेगी वो फॉरेन पार्टिकल तुम्हारे लंग्स में एंटर ना हो। सो बॉडी इज ट्राइंग टू प्रिवेंट दैट फॉरेन पार्टिकल टू एंटर इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो छींक के हम वो पार्टिकल को बाहर निकाल देते हैं अलोंग विद द नेजल म्यूकोजा। फोर्सफुली एक्सपेल्स एयर थ्रू द नोज एंड द माउथ। अब ये सिर्फ टर्म्स है, ये जो नेक्स्ट जो है ना वो थोड़ी सी सिर्फ टर्म्स है जो तुम्हें पता होने चाहिए। Eupnea is normal breathing. Hyper means more. Hypertachy same word के लिए use करते हैं. So breathing rate is going to be high. Hypo means the breathing rate is going to be low. Apnea means there has to be no breathing. Okay. Let's move to the next words. Yes. So the next word is dyspnea. Dyspnea is difficulty in breathing. Dyspnea is also called as what? Difficulty in breathing. Asphyxia is a combination of hypoxia and hypercapnia. Hypoxia का मीनिंग होता है ऑक्सीजन कम होना एंड हाइपरकैप्निया का मीनिंग होता है CO2 का बढ़ना। C से कैप्निया एंड हाइपरकैप्निया, ओके। ऑर्थोपनिया जब इनएबिलिटी टू ब्रीथ इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। स्नीडेरियन मेम्ब्रेन वर्ड याद रखना, ये नेजल एपिथेलियम से रिलेटेड है विच इज योर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो किससे रिलेटेड है ये, नोज में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोज में, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्लूरसी, प्लूरसी मीन्स प्लूरल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन। साइनो वर्ड ऑलवेज इज रिलेटेड टू ब्लूइश कलर। ब्लूइश कलर क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन। लेस ऑक्सीजन मिल रहा है, जैसे कि कोई ठंडी वाली जगह पे चले जाओ, थोड़े हाइट पे चले जाओ, तो तुम्हारी जो स्किन है, जो टिप्स ऑफ फिंगर्स है, नोज, ये सब क्या होने लगते हैं, ब्लू होने लगते हैं, बिकॉज वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। ओके, हे फीवर एक ऐसा फीवर है जो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है, जिस इरिटेशन हो रही है म्यूकस मेम्ब्रेन को एलर्जी की वजह से, तो फीवर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हे फीवर। अटेलेक्टेक्सिस इज कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई, प्लीज रिमेंबर दिस। हाइपोक्सिया, आई टोल्ड यू दैट
शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन शॉर्टेज बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। अगर अनीमिया की वजह से है तो यू कॉल इट एज अनीमिक हाइपोक्सिया। अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, मैंने बोला जैसे हाइट पे चले जाओ, अगर उस वजह से हो रहा है तो यू कॉल इट एज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। और अगर सपोज सब कुछ बराबर है, ठीक है, बट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हम कर नहीं पा रहे क्योंकि कोई तो पॉइजनिंग हो चुकी है बॉडी में, पॉइजनिंग मतलब टॉक्सिक हो चुका है, लाइक साइनाइड पॉइजनिंग, तो इसको बोलेंगे साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, क्योंकि टॉक्सिसिटी की वजह से ऑक्सीजन बॉडी में बराबर जा रहा है बट बॉडी सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पा। स्टैग्नेंट मतलब हार्ट फेलियर की वजह से यस ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली हार्ट इज ओनली गोइंग टू पंप द ऑक्सीजन। Bowman's gland are related to olfactory glands. Very important concept now is the dead space. What is dead space? Dead space, समझ लो हमने टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया था। टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500 ml। अब ये जो टाइडल वॉल्यूम की जो एयर है, इट इज गोइंग इनसाइड, इट इज गोइंग इनसाइड 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 द ट्रेकिया, देन इट इज गोइंग इन द लंग्स एंड फिर फाइनली वो किधर जा रहा है? एल्वियोलाई में। ठीक है, अब जब वो एल्वियोलाई में जा रहा है तो एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो वो कंडक्टिंग जो रीजन है वहां पे कुछ एयर ट्रैप हो जाती है और सारी की सारी 500 ml अवेलेबल नहीं होती है फॉर द एक्सचेंज। तो जो ट्रैप हो रही है ना, उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस। मतलब जो एयर अवेलेबल नहीं है फॉर एक्सचेंज इज कॉल्ड एज डेड स्पेस। तो वॉल्यूम ऑफ द वेंटिलेटेड एयर दैट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन गैसियस एक्सचेंज। तो मोस्टली वो जो ट्रैप हो जाती है वो एयर पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो उसको हम बोलेंगे एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ठीक है, जो कंडक्टिंग जोन में ट्रैप हो चुके हैं, विच इज अराउंड 150 ml। तो 500 में से 150 ml ट्रैप हो गई। ठीक है, कितनी मिली? 350 ml। अब मान लो कि 350 ml भी नहीं है गैसियस एक्सचेंज में, 350 की जगह 250 ml ही बचा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एल्वियोलाई में प्रॉब्लम है। तो अगर एल्वियोलाई में एयर पहुंचने के बाद भी, मतलब रेस्पिरेटरी जोन में एयर पहुंच चुकी है बट फिर भी वो एक्सचेंज नहीं कर पा रही है, एम्फिजीमा जैसी कंडीशन में हो सकता है ये। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एल्वियोलर डेड स्पेस। ठीक है, इसका मतलब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो है, ओके, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस। करेक्ट, बट यूजुअली हेल्दी पर्सन में एल्वियोलर डेड स्पेस 0 हो जाता है। इसके लिए फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस और एनाटॉमिकल डेड स्पेस ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। ठीक है, इन अ हेल्दी पर्सन। ओके, सो इन अ हेल्दी पर्सन एल्वियोलर डेड स्पेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। Okay, this is clear. Again, go through it. It is already self-explanatory. You'll understand it very nice. Respiratory disorders in divers. ये important हो जाता है। Again, concept ये आ चुके हैं MCQs. Divers मतलब अगर कोई सी में अंदर एकदम डीप जा रहा है, beneath the sea जा रहा है, और जब वो ऊपर आ रहा है तो वहां पे उसको डाइवर्स पैरालिसिस भी बोल सकते हैं, या फिर उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ड्रॉप हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा नाइट्रोजन उसकी बॉडी में डिसॉल्व हो चुका है। तो जब वो ऊपर आ रहा है, सडनली एकदम से ऊपर आ गया वो पर्सन, तो क्या हो जाता है? नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसको बोलते हैं डीकॉम्प्रेशन सिकनेस। बेटा ये सेम चीज हाई ऑल्टीट्यूड में हो रही है, बट वहां पे नाइट्रोजन की कमी नहीं हो रही है, वहां पे प्रेशर ऑफ मतलब एटमॉस्फेयर ही कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बराबर मिल नहीं रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन बराबर मिले बॉडी को, इसके लिए हम आरबीसी को बढ़ाते हैं। What we do, we increase the RBC, which you call it as erythropoiesis. ठीक है, आरबीसी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को बढ़ा देते हैं फ्रॉम किडनी, ताकि बॉडी एरिथ्रोपोइसिस कर सके। तो ये हाई ऑल्टीट्यूड में होता है। वहां पे भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से माउंटेन सिकनेस या ऑल्टीट्यूड सिकनेस में क्या हो रहा है? सेम ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बट प्रेशर की वजह से, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हो जहां पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है, इसकी वजह से हो रही है। और जब डिकम्प्रेशन सिकनेस हो रहा है तब वो किसकी वजह से हो रहा है? कि बीनीथ द सी कोई पर्सन था, वो ऊपर आ गया, उसमें नाइट्रोजन बबल्स डेवलप हो गए, ऑक्सीजन के लिए स्पेस नहीं बची। ठीक है, एक टर्म है हीमोग्लोबिनिक एसिड। बिल्कुल घबराना नहीं इस टर्म से। हमने जो बोला था कि हाइड्रोजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। ओके,
ऑक्सीजन डेप्थ क्या है? जब बहुत ज्यादा भाग रहे हो, बहुत ज्यादा भाग रहे हो, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहे हो, तब बॉडी क्या कर रहा है बेटा? मसल्स एनेरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है मसल में। अब इस लैक्टिक एसिड को तुम्हें क्या करना है बेटा? ब्रेक डाउन करना है, जो अक्यूमुलेट हो गया है। तो ये ब्रेक डाउन करने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, तो तुम्हें कर्जा लेना पड़ेगा, डेप्थ लेना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डेप्थ। सो एक्चुअली टू बी वेरी स्पेसिफिक, ऑक्सीजन डेप्थ इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड। ठीक है, ओके। अगर मॉडरेट बिल्डअप हो रहा है तो उसको हम हाइपरलैक्टीमिया बोलेंगे, और बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड डेवलप हो गया जिसकी वजह से बॉडी में एसिडिक पीएच इतना ज्यादा बन गया कि पूरा डिसबैलेंस हो गया, उसको बोलेंगे लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हम तब देते हैं जब पेशेंट को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, ताकि लंग्स आर प्रॉपरली क्यों हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन हमारा 12 बार होता है, तो हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन 15 बार देते हैं, 15 बार पर मिनट। ठीक है, तो क्यों दे रहे? ये रीजन एमसीक्यू में आ चुका है। दिस इज पीवाईक्यू। ओके, दिस कैन बी आस्क्ड, दिस इज एन एमसीक्यू व्हिच हैज बीन आस्क्ड। ओके, तो ये जो एमसीक्यू है, यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? सो दैट लंग्स आर प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली वेंटिलेटेड। That is the reason we are giving what? Artificial respiration at a higher rate as compared to what we have the rate in normal situation. Okay. Next, I told you already, fetal hemoglobin has higher affinity towards oxygen. When it is higher affinity, your oxygen hemoglobin dissociation curve should move towards left side. Myoglobin is one more like hemoglobin, but it has only one ion group, whereas your hemoglobin is having how many ion groups? 4 ion groups. ठीक है? ODC in myoglobin, in case of myoglobin, it is going to be hyperbolic. Please remember this again for the MCQ. Carbon monoxide has got the highest affinity, 250 times faster than oxygen. It will bind with the hemoglobin. Again, this is a very important MCQ, and I told you before also, carbon monoxide plus hemoglobin, you call it as what? Carboxy hemoglobin. तो बेटा ये भी चीज ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट, symptoms because oxygen deficient हो चुका है, headache, dizziness, nausea and sometimes even death. इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बेटा। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन दे दी जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड तुरंत तुम्हारे ध्यान में आ जाना चाहिए। यस, एक रिफ्लेक्स होती है, हेरिंग ब्रोइंग रिफ्लेक्स। सपोज इफ लंग्स जैसे इन्फ्लेट करो, इन्फ्लेट करो, इन्फ्लेट करो, ऐसा ना हो कि बर्स्ट हो जाए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक बॉडी एक रिफ्लेक्स दिखाती है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल हो जाते हैं, बोलेंगे भाई बस, नाउ यू हैव टू stop your inspiration and start with expiration. Such kind of reflex is called as which reflex? Herring-Brewer reflex. So protective mechanism for the prevention of inflation of lungs. अच्छा, अब देखो, ट्रेकिया में कार्टिलेज है, ब्रोंकाई में कार्टिलेज है, थोड़े स्टार्टिंग के ब्रोंकियल्स में भी कार्टिलेज है। तो ये सब जगह पे कार्टिलेज है जिसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं होते और हमेशा हमारे एयरवेज ओपन रहते हैं। बट एल्वेलाई में ऐसी क्या चीज है जो उनको हमेशा ओपन रखती है और उनको कोलैप्स नहीं होने देती है? तो बेटा एल्वेलाई में होता है सर्फेक्टेंट, जिसका नाम है लेसिथिन। ये सर्फेक्टेंट को क्या करता है? ये कौन सिक्रीट करता है? बाय टाइप 2 एल्वेलर सेल्स, और ये सरफेस टेंशन को कम रखता है, जिसकी वजह से एल्वेलाई हमेशा ओपन रहता है, एंड इट इज गोइंग टू प्रिवेंट व्हाट? कोलैप्सिंग। ओके, फाइन, चलो, गुड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, ओनली 3 or 4 क्वेश्चंस, जिससे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं नीट में पहले। लेट अस सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, सबसे पहला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रीथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज। तुम्हारे दिमाग में सीधा रेसिडुअल वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा कि कौन से वॉल्यूम की वजह से कोलैप्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें ये पूछा है कि हमेशा कुछ एयर रहती है लंग्स में जो कभी हम एक्सपेल नहीं कर पाते, और लंग्स कोलैप्स, 2 ब्रीथ्स के बीच में क्यों नहीं कोलैप्स हो रहा है? तो सी द ऑप्शंस। इसमें ऑप्शन दिया पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो, देन इट हैज टू मूव, इट हैज टू गो आउट। तो वो तो चेंज होते रहता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। नेगेटिव प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, नेगेटिव प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है एज कंपेयर टू लंग्स। नाउ
there is a negative intrapleural pressure pulling the walls of the lungs. Now this becomes true. अब इसको समझेंगे कैसे, देखो. This is your pleura, correct? So this is your outer pleura, and here you have, suppose, your inner pleura. So obviously towards inner pleura you will have lungs. Okay. Now in between these pleuras you have something called as intrapleural space or intrapleural area. ठीक है. अब इधर का प्रेशर नेगेटिव है, ये बोल रहे, मतलब नेगेटिव प्रेशर है यहाँ. ठीक है. नेगेटिव प्रेशर मतलब, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव प्रेशर. पॉजिटिव प्रेशर का मीनिंग क्या है कि लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू इंट्राप्लूरल प्रेशर. Okay, and intrapleural pressure is negative, matlab less than that of the which is present inside the lungs, which is nothing but intrapulmonary pressure. Okay, अब देखो, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर, अगर सपोज उल्टा समझो, अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर ज्यादा होता और लंग्स के अंदर का प्रेशर अगर कम होता तो क्या होता, यस, तो क्या होता, ये इस तरफ पुश करता ना, फ्रॉम हायर प्रेशर टूवर्ड्स लोअर प्रेशर, तो लंग्स तो कोलैप्स हो जाते. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा, सिर्फ हल्का सा प्रेशर कम रखते हैं इनसाइड द प्लूरा, इंट्राप्लूरल, एज कंपेयर टू द लंग्स, सो दैट लंग्स का प्रेशर अगर ज्यादा है तो लंग्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ ये जो वॉल है वो ऐसे पुश होंगे टूवर्ड्स द प्लूरा, तो जिसकी वजह से लंग्स ओपन रहेंगे. Understood? So this is the correct answer. Please remember this. Okay? Important answer. Now, which of the following correctly represents lung conditions in asthma and emphysema? तो बेटा पहले तो तुम्हें पता है ये चीज. अस्थमा मतलब क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, एंड एम्फिजिमा में क्या हो रहा है, एल्वेोलर डैमेज. अगर एल्वेोलर डैमेज होगा तो रेस्पिरेटरी जो एरिया है या जो एक्सचेंज करने के लिए जो हमें एरिया चाहिए वो कम मिलने वाला है. सो लेट अस ऑप्शन देखते हैं. अस्थमा, increased respiratory surface, not possible only. Increased number of bronchioles, not possible. Inflammation of bronchiole, yes. Decreased respiratory surface, okay, let us consider, but not possible. The inflammation of bronchioles तो हो रहा है अस्थमा में. Let us see the other option. Decreased respiratory surface in emphysema, yes. Okay, तो बेटा दोनों सी और डी में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लेना. दोनों में ऑप्शन तो सेम ही दिया है, बट हमें रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो पहले वाला ऑप्शन अस्थमा का होना चाहिए और दूसरा वाला ऑप्शन एम्फिजिमा का होना चाहिए. टाइडल वॉल्यूम, अच्छा चलो ये आ गया अपना वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू एन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml. सो टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना दिया है, 1000 ml. What will be is expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml. बेटा एक चीज समझ लो कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो तुम्हें दिया है वो एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज किया गया है. ये भी नीट के, ये चारों के चारों क्वेश्चन नीट PYQs हैं, 2016, 17, 18 एंड एक 19 का क्वेश्चन है. सो 500 एंड सो व्हाट इज EC? EC इज ERV प्लस TV. बस हमारे लिए तो यही दोनों ऑप्शंस काफी है. दिस इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन. So 1000 plus 500. Okay, so that is going to be 1500. It's a simple question. Okay, athlete word को, इस word को हमें अभी नहीं देखना है because ये necessary नहीं. You should know what is being asked. Okay. Lungs are made up of air-filled sacs, that is alveoli. They do not collapse even after forceful expiration. अब यहाँ पे तुम्हें पूछा है वॉल्यूम, तो कौन सा वॉल्यूम होगा बेटा? Because of residual volume वो नहीं collapse हो रहे. ओके, सो दैट्स इट विथ अवर वन शॉट रिविजन. मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि ये जितने भी मैंने सॉल्व किए हैं MCQs, या ये जो भी PDF से मैंने एक्सप्लेन किया है, जो भी मैंने मार्किंग्स किए, एवरीथिंग एज इट इज आपको डाउनलोड करने मिल जाएंगे फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल. उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. Also in the NCERT textbook I will do some markings, okay, related to the chapter, and those markings, with markings you will get it to download from the Telegram channel. Okay, that's it. Thank you everyone. Take care.